नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम पीएम मोदी एट ब्रिक्स। और मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अश्विनी मिश्रा। और अगले कुछ देर में हम आपके साथ रहेंगे और ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी आपको देंगे, उससे जुड़े हुए तमाम जो बिंदु है उससे आपको अवगत कराएंगे और आपको तमाम विषयों पर जानकारी देंगे। दरअसल 22 से 24 अगस्त तक आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की जोहानिसबर्ग में शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद विशेष और महत्वपूर्ण सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं। सम्मेलन में कल पहले दिन ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग का आयोजन हुआ और प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत करते हुए ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सबकी भागीदारी पर विशेष जोर दिया है। आज क्या कुछ खास होने वाला है, अश्विनी आपसे समझना चाहेंगे। जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो ये कोविड महामारी के बाद पहला व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इसके पहले फॉर्मेट में जो वर्चुअल तरीके से आयोजित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, सदस्य देशों ने वैश्विक विकास के परिदृश्य पर विचार विमर्श किया। बिल्कुल, और ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट पे अश्विनी हिस्सा लेने के लिए जब पीएम मोदी समर प्लेस पर पहुंचे तो मेजबान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ वैश्विक विकास और चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए ब्रिक्स मंच का लाभ उठाने पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा निखिल कि भारत जल्दी ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी है इस समय। और इस बारे में कोई संदेह नहीं कि आने वाले विश्व में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन बनेगा। जबकि ब्रिक्स को खुद माना जाता है कि ब्रिक्स पूरी दुनिया के लिए एक ग्रोथ इंजन है और उसमें भारत की भूमिका एक ग्रोथ इंजन की होगी। ये इसलिए भी है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किल के समय में आर्थिक सुधार को अपने अवसरों को परिवर्तित किया है, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अगर आज दूसरे दिन की बात करें तो आज जोहानिसबर्ग में शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये प्लीनरी सेशन है और बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब जिसको कहते हैं कि असल चर्चा की शुरुआत आज प्लीनरी सेशन में। हाँ, और हर एक सदस्य देश जो है उसके शिखर नेता वहां पर उपस्थित और उसको संबोधित भी करेंगे, अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे और आगे की जो रणनीति होगी वो भी बताया जाएगा। इससे पहले अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने जाने से पहले जो कहा था, एक संदेश भी दिया था कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर वो जोहानिसबर्ग में होंगे। और उन्होंने कहा कि मैं जोहानिसबर्ग में मौजूद अन्य शिखर नेताओं से भी मुलाकात करने के लिए उत्सुक हूं, यानी कि बहुत सारे बायलैटरल्स भी होंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी परिचय कराएं। और जोहानिसबर्ग में हमारे संवाददाता भी हैं निखिल। जी जी जी, हमारे साथ शुभेंदु घोष जुड़ चुके हैं हमारे साथ और हमारे साथ विशेष अतिथि अनिल कुमार त्रिगुनायत जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें आज के कार्यक्रम का महत्व, आज जब प्लीनरी सेशन की बात हो रही है, क्या कुछ ऑन ग्राउंड से आप रिपोर्ट करेंगे, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, आपका अभिनंदन। जोहानिसबर्ग से यहाँ आज प्लीनरी सेशन की शुरुआत हो रही है। जो पहला 1 घंटा होगा करीब लोकल टाइम के हिसाब से 10 से 11 बजे, वो क्लोज डोर प्लीनरी सेशन होगा जिसमें कि लीडर्स आपस में जो की इश्यूज हैं उस पे बातचीत करेंगे। उसके बाद ओपन प्लीनरी सेशन का आयोजन है जिसमें कि हो सकता है लीडर्स जो अपने स्टेटमेंट्स हैं वो भी डिलीवर करें मीडिया को। तो ये जो करीब 2-3 घंटे का समय होगा वो बड़ा क्रूशियल होगा। हम जिन मुद्दों पे बात करते आए हैं, इस समूह के विस्तार की बात हो, नए पेमेंट, एक कॉमन पेमेंट सिस्टम की बात हो, जो जिन मुद्दों पे ब्रिक्स शुरू से इंसेप्शन के समय से काम करता चला आया है, भले ही वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म हो, जलवायु परिवर्तन का जो इंपैक्ट है, पोस्ट पेंडेमिक सप्लाई चेन को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जा सके, इन सभी बड़े मुद्दों पे बातचीत होगी इन प्लेनरी सेशंस में। और खासा फोकस रहेगा कि जो नए सदस्य हैं वो कौन और कब
ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे और किस तरीके से इसका विस्तार होगा। जैसे कि हम बता रहे थे कि ब्रिक्स एक ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। आने वाले वर्षों में जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो विकासशील और जो पूरा कंट्रीज है वहीं पे होगा। तो इस कारण से ब्रिक्स का महत्व बहुत है और जो प्लेनरी सेशन है उनमें इन सभी मुद्दों पे बात होगी। जी, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है प्रीलिमिनरी सेशन, जिस तरह से शुभेंदु ने बताया अश्विनी, और ये भी कहा कि क्लोज डोर मीटिंग होगी इनिशियली और उसके बाद जी जो देशों के प्रमुख है वो इसकी जानकारी देंगे। अनिल कुमार त्रिगुनायत जी को इसमें जोड़ना चाहेंगे। स्वागत है त्रिगुनायत जी आपका। देखें तो अगर जिस तरीके से आज प्रारंभिक सेशन उद्घाटन सत्र की शुरुआत हो रही है, शुभेंदु ने बताया, इससे पहले हम एक दिन पहले के बिजनेस फोरम में जाने की बात करेंगे, जब ब्रिक्स सम्मेलन के बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तरीके से दुनिया के सामने कहा कि भारत एक ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार है। साथ ही साथ स्पष्ट शब्दों में यह भी संकेत दिया गया कि अपनी वैश्विक भूमिका को बखूबी निभाने के लिए भी तैयार है। ऐसे में तब जबकि चीन के राष्ट्रपति की वहां पर अनुपस्थिति देखी जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जाता है, किन अर्थों में, किन संदर्भों में इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि ब्रिक्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा तो उसमें यह था कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो डिसाइसिव फोर्स रहेंगे आगे जाकर के, उनका एक ग्रुपिंग था BRIC। उसके बाद में आपने देखा कि साउथ अफ्रीका भी उसमें शामिल हो गया। लेकिन आज जो सिचुएशन वो ये है इकोनॉमीज की कि चाइना की इकोनॉमी स्ट्रेस में है, रशिया जो है वो वॉर के अंदर फंसा हुआ है, साउथ अफ्रीका और ब्राजील की इकोनॉमीज भी काफी अनस्टेबल कही जा सकती है इस वक्त, और भी डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं वहां पे। ऐसे सब टाइम में भारत की ही एक ऐसा देश है जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही कि भारत जो है, क्योंकि एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक बड़ा लोगों को एक्सपेक्टेशंस है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, और हमारे जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स हैं वो काफी इंप्रूव हो गए हैं। भारत अपने आप को, उन्होंने वहां से ब्रिक्स कंट्रीज को बोला कि भारत एक इंजन बन सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ब्रिक्स के लिए भी और ग्लोबल ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज, जैसा आपने देखा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सभापति थे, चेयर किया उन्होंने। उसके बाद अब हम जो G20 की भी चेयर कर रहे हैं उसको अगले महीने में। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है सबके लिए और एक देश है जिसको दुनिया एक तरह से आशा के रूप में देखती है। तो भले ही वहां पर चीन के राष्ट्रपति ना आए हो, लेकिन मैंने सुना है कि शायद चीन और अफ्रीकन कंट्रीज की अपनी अलग एक समिट उनकी हो रही है साइडलाइंस में, तो वो दूसरी बात है। लेकिन हमारा मानना यह है कि चारों कंट्रीज को एक तरह की कंसेंसस बनानी पड़ेगी और काफी सारे बड़े मेजर मुद्दे हैं इस वक्त, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, जिस तरह की दुनिया में हालात हैं आज की डेट में, जिस तरह से वर्ल्ड डिवाइडेड होता जा रहा है, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से हो, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो, या ये सुपर पावर्स का यूनिलैटरलिज्म है उसकी वजह से हो, तो इस सबसे सारी दुनिया एक तरह मल्टीलैटरल अप्रोचेस की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस की तरफ देख रही है और उसमें ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है और भारत इस तरह से अपना रोल पूरी तरह वहां पर निभाना चाहता है। जी, शुभेंदु को एक बार फिर से जोड़ें। शुभेंदु, जब आप कहते हैं कि ब्रिक्स के विस्तार पर चर्चा हो रही है और एक बड़ा एजेंडा ये हो सकता है ब्रिक्स का विस्तार, किस तरह से आप जानकारी देंगे वहां से कि किस तरह इस विस्तार को मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसको लोगों को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कम से कम 40 ऐसे देश हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो ये भी प्रायोरिटी होगा कि कौन जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या इसके प्रारूप होंगे, बहुत सारी जो उसकी निटिग्रिटीज हैं वो तय करनी होंगी। शुभेंदु से शायद हमारा संपर्क नहीं मिल पा रहा है। त्रिगुनायत जी, यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो विस्तार की अपेक्षा है इस वैश्विक संगठन में, वो सदस्य देशों की सहमति से आगे बढ़ता हुआ किस ओर जाता दिख रहा है? देखिए, जो अभी प्लेनरी सेशन हो रहा है क्लोज डोर, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये है वो एक्सपेंशन का ही है। और एक्सपेंशन में जो चारों मुल्क हैं उनकी एक अपनी, और रशिया उनकी अपनी एक अलग हर एक की जो बहुत उस तरह से मैं कहूँगा कि अप्रोच है। एक तो ये देखिए कि चीन चाहता है कि सबसे जल्दी से जल्दी हो, रशिया भी उसके साथ ही है उसमें,
साउथ अफ्रीका भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो देश 40 देश इनका नाम लिया, इसमें 22 ने फॉर्मली अप्लाई किया हुआ है, उनको जल्दी लिया जाए उसमें। दूसरी चीज, भारत ये चाहता है कि एक ठीक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनना चाहिए जिसके तहत ये मुल्कों को किस तरह एडमिट किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो देश ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा अनविल्डी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए कि आप उसको फिर समझ ही ना पाए और कर ही ना पाए कुछ इस तरह, तो ये अपना एक फोकस लूज कर सकता है। ऐसा सारे वैश्विक और रीजनल और सब तरह के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर में ये लोग बात करेंगे। तो मैं मानता हूं कि देखिए अभी इस वक्त में काफी बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट है, अल्जीरिया है, मेक्सिको, तो कई यूएई, सब कंट्रीज जो हैं वहां पर उनके लीडर्स भी कुछ के आए हुए हैं वहां पर, तो प्रधानमंत्री भी मिलेंगे उनसे। तो मेरा मानना यह है कि इसमें हम इस बार शायद एकदम से एक्सपेंशन ना हो, एक ग्रेडेड वे में कुछ रास्ता निकाला जाएगा कि अभी ये क्राइटेरिया है तो इसके क्राइटेरिया पे ये मुल्क जो है उतरते हैं, तो 4 या 5 या 6 जितने भी हों उनको लिया जा सके। लेकिन मैं ये और समझता हूं कि चूंकि एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ब्रिक्स ने क्रिएट किया है, जिसको ब्रिक्स बैंक कहते हैं या न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसमें कई मुल्क जैसे यूएई हुआ, मैक्सिको, उन्होंने ऑलरेडी उसको ज्वाइन किया हुआ है बाहर से, कई सारे कंट्रीज। तो चूंकि उसका रोल मेन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और कंट्रीज को सपोर्ट करना है, डेवलपिंग वर्ल्ड को, ग्लोबल साउथ को, तो उसमें जो है ये बैंक को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको $50 बिलियन से $100 बिलियन ले आना है, तो उसमें ये सारे मुल्क और भी साथ आ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज ये डिसाइड होगा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस होने वाली है, वो ये है कि नेशनल करेंसीज में किस तरह से हम ज्यादा ट्रांजैक्ट करें ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाए, और उससे दोनों को फायदा है। सभी मुल्क कर रहे हैं ऑलरेडी, भारत 22 देशों के साथ में ऑलरेडी मिल गया है इस बात करने के लिए, भी अपने युआन के बारे में कर रहा है, रशिया अपने रूबल के लिए कर रहा है, बातचीत हुई है ब्रिक्स करेंसी की, लेकिन वो एजेंडा के ऊपर नहीं है। जी अनिल त्रिगुणाथ जी, एक कॉमन पेमेंट सिस्टम हो जिससे कि कहीं ना कहीं जो डॉलर या फिर यूरो पर जो निर्भरता है, वैश्विक निर्भरता है, उस पर भी कमी लाई जा सके। अगर देखें तो साफ तरीके से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, जब विस्तार की बात हुई तो वो उन्होंने भारत के उस स्टैंड का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से अलग संकेत देते हुए समर्थन किया कि जो भारत की नीति है कि या तो हम सभी गुटों के साथ या फिर किसी गुट के साथ हम शामिल नहीं होंगे, यानी कि तटस्थता और गुट निरपेक्षता। चीन की कहीं ना कहीं ये साफ कोशिश होती है कि इसको एक ऐसे स्वरूप में लाया जाए जो पश्चिमी देशों के दबदबे को कहीं ना कहीं कम कर सके, चाहे वो राजनीतिक तौर से चाहे वो आर्थिक तौर से। भारत के साथ एक नीतिगत स्तर पर आकर उसी धरातल पर रामाफोसा का ये बयान दिया जाना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि भारत की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह की हमारी जो खास तौर से आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो एक प्रिंसिपल्ड भारत ने अपनी पॉलिसी ली, जिसको आज की डेट में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से भी कहते हैं, तो वही जितने लोग आज आप देखेंगे इन कंट्रीज जो आज आपको ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर मुल्क जो हैं उन्होंने इसी तरह की एक अप्रोच अपनाई है कि हम किसी भी पावर ब्लॉक के बीच में फंसना नहीं चाहते हैं। तो सारे कंट्री ज्यादातर उसमें से एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अप्रोच लेना चाहते हैं, तो वही एक बड़ी बात है। तो ये उसका जो उदाहरण जो भारत ने किया और आज तक करता आ रहा है, और भारत ने उसको पहले भी, जैसे हमारा एक टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ करता था, बट आज की डेट में मल्टी अलाइनमेंट है, और ये अप्रोच जो भारत कर रहा है वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिसकी सारी दुनिया सराहना करती है आज की डेट में। इवन जो लोग मुल्क जो पश्चिमी देश हैं जो इस बात से सहमत नहीं भी थे हमारी पॉलिसी से, वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि भारत की एक मॉरल अथॉरिटी जो अप्रोच है, पीस डायलॉग डिप्लोमेसी के लिए जो अप्रोच है, उसको सब मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जितना भी लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसमें वो ये भी देखते हैं कि यहाँ पर एक रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल सेंसिटिविटीज के लिए है, और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने की अप्रोच है, ना ही कि डिक्टेशन जैसा किसी ब्लॉक्स के पॉलिटिक्स के अंदर होता है। जी जी जी, निश्चित तौर पर शुभेंदु को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुभेंदु, दरअसल ब्रिक्स देशों के विस्तार के प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे आपसे भी और त्रिगुणाथ जी से भी। ये समझना चाहेंगे जो भारत के रुख की बात कही जा रही है, भारत का स्टैंड
थोड़ा आप सरल शब्दों में बताने की कोशिश करें, और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जब ब्रिक्स का विस्तार होगा, जैसा कि त्रिगुनायक जी कह रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बड़ा विस्तार होता है तो ग्रुप विद इन ग्रुप इस तरह की भी चीजें आए, बहुत सारी दूसरी जो चुनौतियां हैं वो भी सामने आ जाती हैं। जी निखिल, यही कारण है कि जो विस्तार की बात है ये आज की बात नहीं है। करीब 1 साल हो गया है जब से कि इन पे बहुत गहन डेलिब्रेशंस चल रही हैं। बहुत ध्यान से जो ब्रिक्स के देश हैं वो इस विस्तार पे आगे बढ़ना चाहते हैं। किस तरीके से जो नए मेंबर होंगे उनका जो पॉलिसी है, उनका जो विजन है, उनका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है, वो सब अलाइन करना चाहिए जो हमारे ब्रिक्स नेशन है, जो 5 देश हैं, जिससे कि जो नए देश आए वो एक ब्रिक्स को और मजबूती दें और ब्रिक्स की समूह से उनको मजबूती मिले। इसी कारण से ये डेलिब्रेशंस काफी समय से चल रही हैं। काफी पॉलिसीज, काफी गाइडलाइंस इश्यूज होती हैं, उन सब में क्वालिफाई करना होता है एक तरीके से, एक परीक्षा की तरह समझिए, जिसमें कि आपको हर मापदंड पे क्वालिफाई करना होगा एक विकासशील देश के नाते। तब आप क्वालिफाई होंगे। 20 से ज्यादा, जैसे मैंने पहले बताया कि करीब 20 से ज्यादा लोगों ने, देशों ने फॉर्मल आवेदन दिया है इस समूह का पार्ट बनने के लिए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो लीडर्स हैं एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, जो कि विकासशील देश या कुछ गरीब देश भी हैं, उनके भी सब लीडर्स आए हैं। वो देखना चाहते हैं कि ब्रिक्स किस तरीके से काम करता है, किन प्रायोरिटीज पे काम करता है। हम जानते हैं कि ब्रिक्स का जो सेंटर है वो विकासशील देशों के कंसर्न्स को आगे बढ़ाना है, उनके इश्यूज को एड्रेस करना है। तो हालांकि ये 5 देश इसके केंद्र में हैं, लेकिन काफी देश दुनिया भर से, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका से, सबके यहाँ पे लीडर्स आए हुए हैं। वो देखना चाहते हैं किस तरीके से ग्लोबल साउथ का जो पर्सपेक्टिव है वो ये आगे बढ़ाता है, और यही कहीं पे नए मेंबर्स की बात भी आगे बढ़ेगी। जी अनिल त्रिगुनायक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत के स्टैंड को बड़े स्पष्ट शब्दों में शुभेंदु ने हमें बताया, अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक सदस्य देशों में चीन की ये कोशिश ये होती है कि हम इसको G7 के पैरेलल ले जाके कहीं ना कहीं संगठन के रूप में खड़ा करें, या फिर G20 के रूप में पैरेलल ले जाके खड़ा करें, और एक विस्तार देकर कुछ अन्य देशों के उसमें समाहित करके एक प्रभुत्व वाली स्थिति में। जबकि कल के बयान में उन्होंने कहा कि आधिपत्य या प्रभुत्व चीन के डीएनए में नहीं है, लेकिन ये अपने आप में सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। दरअसल वो ये भी समझ में आया अश्विनी की अमेरिका पर परोक्ष तौर पर निशाना भी साधा। हाँ, निशाना भी साधा, और एक कहीं ना कहीं हथियार बनाने की कोशिश, टूल बनाने की कोशिश इस मंच को करता कहीं ना कहीं चीन दिखता है। ऐसे में ब्राजील का भारत के साथ खड़े होकर स्पष्ट तरीके से इस विस्तार के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया जाना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और कितना इसके राजनीतिकरण के कुछ प्रयास को जो चीन के द्वारा करने की कोशिश की जाती? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त में चीन और अमेरिका के बीच में एक जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो जो चीन एक बड़ी पावर है, उसकी इकोनॉमी काफी बड़ी है, और वो उसका कंपटीशन जो है बायलैटरल बेसिस पे अगर आप देखें या ग्लोबल बेसिस पे देखें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में है। तो उनका अपना एक अलग अप्रोच है जिसको उन्होंने अलग तरह से किया है। वो उसको कोशिश करते हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में वो हैं, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, वहां पर उस चीज को लाया जाए। क्योंकि देखिए आप, उन्होंने एक, अगर आपको याद होगा तो BRI का एक प्रस्ताव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकाला था 2013 में ना। अब उसमें ज्यादातर कंट्रीज अफ्रीका के हों, मिडिल ईस्ट के हों, सब ऑलरेडी उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं और वो उसके पार्ट भी हैं। तो चीन उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखता है, जिसको मैं कहता हूं एक सर्पेंटाइन टाइप का वो फंसा लेता है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पर चूंकि भारत भी है, ब्राजील भी है, तो यहाँ कंसेंसस के बिना कुछ नहीं होता है। इसी तरह से जैसे चीन का एक प्रपोजल था कि किस तरह से एक ब्रिक्स FTA किया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, उसमें भी भारत ने कहा कि भाई ठीक तरह से इसको पहले इसके डिटेल सारे मालूम होने चाहिए, किस तरह से होगा, आगे बढ़ेगा। तो वो अपने हिसाब से नए नए इस तरह के प्रपोजल्स लाता है जिसमें उसकी एक प्राइमेसी होती है। तो यही चीज जो है भारत नहीं चाहता है कि किसी तरह से किसी भी एक देश का डोमिनेशन या प्रभुत्व हो। लेकिन जो चीन, क्या कोई भी जो देश उस सिचुएशन में है तो वो उसका पूरा लाभ उठाना ही चाहता है, और वो करते हैं। इसीलिए उनका जो यहाँ पर काफी सारे मुल्क हैं वो उनके पार्टनर भी हैं, क्लोज पार्टनर्स भी हैं, और उनके साथ में ट्रेड भी करते हैं, और उनका डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भी है। तो मैं ये समझता हूं कि चीन को ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में भारत एक ऐसा देश है जो
ना ही ये G20 का चेयर है, बल्कि SCO का चेयर भी था और ब्रिक्स का भी हमारे चेयर किया कुछ दिन पहले तक, और हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो सबके जो बातें हैं, सबके जो व्यूज हैं, उसको लेकर ही आगे बढ़ना है। तो मैं हमेशा से, जैसे हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि 3M's अप्रोच होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, और अगर वो नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस भी नहीं हो सकती है। उसमें क्या है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। जब ये तीनों होंगी तभी आगे बढ़ जाएगा। और उस बात को चीन को बायलैटरल रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, चीन को मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर है वहां पर भी करना है। तो ये देखिए किस तरह से आगे बातें बढ़ती हैं। जी, लेकिन जिस तरह से त्रिगुनायक जी अमेरिका पर सीधा एक तरह से हमला बोला, और जिस तरह अश्विनी अभी कह रहे हैं कि उसको एक टूल की तरह यूज करने की कोशिश, भले ही वो सफल ना हो उसमें, लेकिन एक कोशिश करना, किस तरह से इस एक बेहतर एजेंडे वाले ऑर्गेनाइजेशन को का राजनीतिकरण हो सकता है, इस तरह से कितना बड़ा चुनौती है ये? चुनौती तो ये भारत के लिए कही जा सकती है ना। सबसे बड़ी बात, उनके लिए क्या चुनौती है? उनके लिए तो उनको यूज करना है उसको टूल की तरह से, तो कोशिश करेंगे। बाकी कंट्रीज है उसमें जुड़े हुए और जो बाकी विश्व है उसके लिए। जी जी जी। तो मैं देखिए, वो अमेरिका के साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त में और अब से लेके आगे के 8-10 साल 20 साल तक जो भी हम देख रहे हैं ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में, वहां पर चीन और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चलता रहेगा। और उसके लिए जिसके पास जो भी औजार हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। और ये चीज हमें इसीलिए ज्यादातर देश जो है भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि भारत ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है, भारत ग्लोबल साउथ के सबके भले की बात करता है। इस बात को जो है चीन भी समझेगा और समझता है, लेकिन उनका अपना एक दूसरा स्ट्रेटेजिक परिप्रेक्ष्य है, वो उसके हिसाब से करते हैं। तो इसमें कोई दो शक की बात नहीं है कि जो उनके प्रपोजल्स कई बार आते हैं, वो प्रपोजल्स के बीच में कहीं ना कहीं ये बात छुपी होती है कि किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह का एंटी वेस्टर्न या नॉन वेस्टर्न काइंड ऑफ जो बनाया जाए इसको, ताकि वो काउंटर कर सके अमेरिका या वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य को। यानी कि संगठन का विस्तार करके अपनी जो विस्तारवादी नीति है या कूटनीति है या जो सोच है उसका भी विस्तार किया जाए। शुभेंदु, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बेहतर तरीके से बताया कि किन 5 चीजों पर फोकस रहेगा ये पूरा का पूरा शिखर सम्मेलन। दूसरा पार्ट अगर हो देखें तो एक कॉमन पेमेंट सिस्टम की बात सदस्य देशों के बीच में है, क्योंकि जो निर्भरता है चाहे वो यूरो पर या डॉलर पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिप्रेक्ष्यों में, उससे वो निर्भरता कम की जा सके। इस पर या फिर साथ ही साथ आर्थिक पक्ष पर क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है? शुभेंदु जी। अश्वनी, सबसे पहले जो कॉमन पेमेंट सिस्टम की बात है उस पर बातचीत चल रही है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि बायलैटरल लेवल पे तो आप कॉमन लोकल करेंसी का इस्तेमाल करके ट्रेड आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप एक बड़े समूह में जब कॉमन करेंसी की बात करते हैं तो उसमें काफी प्रोटोकॉल्स आ जाती हैं। काफी एरियाज में जितने भी मेंबर देश हैं उनका अग्रीमेंट होना चाहिए, एक कॉमन फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जहां पे एक कॉमन करेंसी या लोकल करेंसी इस्तेमाल की जा सके। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं विकासशील देशों की जो आर्थिक प्रायोरिटीज हैं, आगे बढ़ने की बात है, ये प्रायोरिटीज किसी बाहर की जो करेंसी है, डॉलर या यूरो जैसी, उस पे निर्भर होकर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब आप डॉलर या यूरो के करेंसी के थ्रू ट्रेड करते हैं किसी दूसरे विकासशील देश के साथ में, तो जो कन्वर्जन होता है उसी में काफी जो है फंड और रिसोर्सेस चले जाते हैं। इसीलिए फोकस ये है कि ऐसा कोई उपाय निकले जिससे कि लोकल करेंसीज जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी लोकल करेंसीज इस्तेमाल हो सके, या जैसे कि यूरोप में होता है कि यूरोप के देश यूरो जैसी करेंसी में आपस में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसी तरह ब्रिक्स के देश के पास कोई ऐसी कॉमन करेंसी हो जिससे कि जो इस समूह है इसमें ट्रेड को आगे बढ़ाया जा सके। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें काफी मापदंड, काफी गाइडलाइंस हैं जिनको कि स्ट्रीमलाइन करना होगा। कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होता है ब्रिक्स में, सारे देश जो भी 5 देश हैं उन सभी को एक मंच पे इस पे सहमति जारी करनी होगी। तो इसमें हमें लगता है कि जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर हैं वो बता रहे हैं कि समय लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि इसकी तरफ कदम बहुत बड़े बढ़ाए जा रहे हैं, और ये जो 15वां समिट है इस पे खासा बातचीत हो सकती है। अश्विनी, त्रिगुनायक जी, जैसा शुभेंदु बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बेहद जटिल प्रक्रिया है, जटिल आगे की राह भी है, लेकिन वो आसान कैसे हो, या फिर क्या कुछ सहमति बनती, या फिर आगे की राह किस तरीके से इसको जटिलता को सरलता देने की राह आपकी नजर में दिखती है? क्या कुछ हो सकता है सदस्य देशों के बीच? देखिए, इसमें 2 चीजों की बात है।
एक तो ये है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा देश अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रांजैक्ट करें, चाहे वो ट्रेड हो, टूरिज्म हो या कुछ हो। जी। तो चाइना ने भी अपना एक नया सिस्टम ब्रिक जैसा स्विफ्ट की तरह का बनाया हुआ है, जिसका नाम है सिप्स। रूस ने भी अपना एक SFMS करके नया सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह से क्लियरिंग सिस्टम्स जो हैं इनको बनाया जाए, ताकि ये सारी करेंसीज जो इस वक्त ट्रेड होती हैं या जिसके अंदर कंट्रीज कंफर्टेबल है ट्रेड करने के, उनको किस तरह उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और जैसे शुभेंदु ने कहा, भारत का यही मानना है कि भाई ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं। दूसरी चीज, भारत इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि हमको डीडॉलराइजेशन में लगें या किसी करेंसी को रिप्लेस करें। जी। बेसिक आइडिया ये है कि किस तरह हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट और हमारी जो, देखिए इसका इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर का जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई है, जिसको दुनिया नहीं समझ पाई बीच में और बाद में पता लग रहा है, वो ये है कि वेपनाइजेशन हुआ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। स्विफ्ट से जो रशिया को आउट एग्जिट किया, जो उनको निकाल दिया गया, और उनके जो पैसे थे वहां पर $390 बिलियन उसको जो कॉन्फिस्केट किया गया, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक काफी हद तक एक निराशा कहिए या एक तरह का बड़ा डर है कि ये किसी भी कंट्री के साथ में हो सकता है। तो ये बात चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो इसकी वजह से ये जो रिसोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि नेशनल करेंसीज की तरफ लोग बढ़ रहे हैं आगे, या भारत बड़ी कोशिश कर रहा है हर एक के साथ में, तो ये मैं समझता हूं कि उसका कारण सिर्फ यही है, मेन है। तो इसलिए ये आप ऑल्टरनेट कई तरह के मैकेनिज्म्स को इवॉल्व होते हुए देखेंगे, लेकिन उन मैकेनिज्म का आपस में किस तरह का प्रोटोकॉल रहेगा, किस तरह का एक्सचेंजेस रहेंगे, क्योंकि आइलैंड के रूप में आप नहीं काम कर सकते हैं, ना ही आज वो बार्टर ट्रेड की पॉसिबिलिटी है। तो देखना यही है कि किस तरह से ये सारी करेंसीज का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसीलिए जो ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा है वो आज की डेट में एजेंडा के ऊपर नहीं है जी। सिर्फ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी करेंसीज को यूज कर सकें। तो उसमें रिजर्व करेंसी कौन सी होगी, किस तरह से कौन सी बैंक। दूसरी चीज आप देखें कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जी, वो भी अब नेशनल करेंसीज में ही लोन देने के फेवर कर रही है, या जो करेंसीज इनकी है, बजाय इसके कि US डॉलर में दें या किसी और करेंसी में दें। तो उससे आपकी एक सॉवरेनिटी भी बढ़ती है मेरे ख्याल से। जी निश्चित तौर पर। शुभेंदु, जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह से जब लीडर्स बैठेंगे तो बहुत सारी विषय हैं जो जिन पर बातचीत होगी। जब हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, उस पर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इस बात की भी बात होती है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज हो वो इस तरह से हो कि जो ब्रिक्स देशों की इकोनॉमीज को के केंद्र बिंदु में हो। जब विश्व की ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस विषय को, और किस तरह से देखते हैं ब्रिक्स के देश इसको कैसे डील करेंगे, आपको लगता है? जी निखिल, सबसे पहले तो जो ब्रिक्स का इंसेप्शन है, जब ब्रिक्स बना, उसका ये जो मकसद था, जो एम था, वो यही था कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील देश है, उसकी सेंट्रलिटी कैसे मिले। जो कंसर्न्स हैं विकासशील देशों की, जो आर्थिक कंसर्न्स है, ये समूह को हम प्राइमरीली समझते हैं सबसे बड़े विकासशील देश, इमर्जिंग इकोनॉमीज के रूप में हम जानते हैं। तो इनकी जो कंसर्न्स है, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। और क्यों ये ब्रिक्स बना, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भले वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो या जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन से लेकर वर्ल्ड बैंक, उसमें किस तरीके से डेवलप्ड कंट्री है उनका एक डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस रहता है। जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश है, उनकी बातें, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी जो जरूरतें हैं, उन पे उस तरीके से फोकस नहीं होता जिस तरीके से फोकस होना चाहिए, जिस तरीके का फोकस वो चाहते हैं। इसी कारण से ब्रिक्स की स्थापना हुई, और ये 15वें समिट तक आते आते अब ये एक जो समूह बन चुका है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी बढ़ चुका है दुनिया में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे एम्बेसडर त्रिगुनायत ने बताया भी कि अब वो लोन लोकल करेंसीज में देने की बात है, इन्वेस्टमेंट्स ऐसे दें जिससे कि जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उसको लोन को मैनेज कर सके। एक जो बड़ा क्राइसिस जो विकासशील देशों का समूह दुनिया में आज फेस कर रहा है, वो है डेट ट्रैप का क्राइसिस का।
आप ऐसे संस्थानों से डेट लेते हैं, किन किन गाइडलाइंस, किन मापदंडों पे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप लोन लेते हैं, वो कई बार डेट्रीमेंटल होता है। वो कई बार जो लोन देने वाला होता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई और देश, वो ऐसे टर्म्स में लोन देता है कि जो जिसको लोन लौटाना हो वो उसको संभाल नहीं पाता है, जिससे वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। ये बड़ा कॉमन एक क्राइसिस है जो हमने अपने पड़ोस में श्रीलंका में भी होते हुए देखा है। तो इन्हीं सभी आर्थिक चुनौतियों से जूझने के लिए ऐसी संस्था का जो स्थापना हुआ है ब्रिक्स जैसा, और जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो इन्हीं प्रायोरिटीज को देखता है कि उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो किस दर पे लोन को लौटा सकते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट किस जगह पे होगा। तो बड़ा ब्रिक्स सेंट्रिक, विकासशील देश सेंट्रिक जब पर्सपेक्टिव होता है तो उससे पूरा जो ग्लोबल साउथ है उसको फायदा मिलता है। जी निश्चित तौर पर एम्बेसडर त्रुगनायत, अगर इसी बात को थोड़ा आगे विस्तार दें और ये समझने की कोशिश करें, जिस तरह से शुभेंदु कह रहे हैं, जब ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी रिफॉर्म्स की आज ज़रूरत है, आपको लगता है कि उसमें रिफॉर्म्स हुए बिना जब हम ब्रिक्स देशों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की केंद्र बिंदु में हो सारा इकोनॉमिक सिस्टम, तो ऐसा होने के लिए ये भी ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चाहे यूनाइटेड नेशंस है, वो आज भी सिक्योरिटी काउंसिल कहिए, वो जो 1945 का माइंडसेट लेकर के बैठी हुई है। इसी तरह IMF और वर्ल्ड बैंक जो हैं वन साइज फिट्स ऑल उस तरह की अप्रोच बनाते हैं। जैसा शुभेंदु ने कहा कि जो विकासशील देश हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना जो पॉलिसी पैरामीटर्स हैं, जो उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वहां पर। तो इस सब चीज की वजह से ही हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये स्मॉलर ग्रुपिंग्स पैदा हुए हैं, और वो कंट्रीज साथ साथ बना के मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स, ट्राइलैटरल, बायलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं। तो वहां पर जब तक रिफॉर्म्स नहीं होगा, और प्रधानमंत्री मोदी तो बार बार कह चुके हैं, और भारत ने कहा है कि अब हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, अब हम कमांड करते हैं, क्योंकि हमारा वी डिजर्व टू बी देयर एट द सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं तो यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो आप ये सोच लीजिए कि इसका मतलब सीधा सीधा सा है। इसी तरह चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी अमेरिका और दूसरे देश अपने जजेस वगैरह को नहीं अपॉइंट करना चाहते, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं करना चाहते, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात है। लेकिन इस सब के पीछे आप अगर देखें तो इधर भी आ जाए, ब्रिक्स में भी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। अब जहां भारत की सीट की बात होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चीन उसको सपोर्ट नहीं करता है, जबकि दूसरे 4 देश जो बचे हुए सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो जब तक चीन अपना माइंडसेट, फिर अगेन वही बात आ गई, जो नहीं बदलेगा, अगर चीन भारत को अपना एक कॉम्पिटिटर मान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक बात है। शुभेंदु, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि जो NDB की हम बात कर रहे थे, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका जो CRA है वो कहीं ना कहीं IMF के जो प्रतियोगी के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाता है। किस रूप में देखते हैं ये NDB साउथ साउथ कोऑपरेशन को, या फिर विकसित देशों से इतर विकासशील देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने में मददगार होता है ब्रिक्स के मंच के माध्यम से? जी अश्विनी, देखिए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको बनाने का मकसद तो यही है, विजन तो यही है कि जो विकासशील देश है, जो गरीब देश हैं, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी कंसर्न्स, उनकी जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। जो आपने कहा कि कई बार इसको कंपेटिटर देखा जाता है जो बाकी ग्लोबल बैंक्स हैं उससे, तो यही एक चैलेंज है जो ब्रिक्स के लीडरशिप को, ब्रिक्स के समूह को कंटिन्यूसली देखना होगा कि ब्रिक्स जिन कारणों से बना, जिस यूनिपोलर या बाइपोलर दुनिया के अलावा जो एक मल्टीपोलर विश्व की परिभाषा को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स की स्थापना हुई, जिसको सपोर्ट करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई, वो जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा कायम रहना चाहिए, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसको लेकर आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। आप ये नहीं हो सकते कि आपने विजन स्टेटमेंट लिख दिया 10 पॉइंट का कि इनको ये काम करना है, और उसके बाद आपने उनको अपने काम पे छोड़ दिया। बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत होती है कि क्या जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो जो विकासशील देश है उनकी रिक्वायरमेंट्स, फंड रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। फिलहाल काफी एरियाज में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने काफी अच्छा काम करके दिखाया है, इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करके दिखाए हैं जो कि एक कन्वेंशनल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में शायद
देशों को वो सपोर्ट ना मिल पाता। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना तो इसी विजन के साथ में हुई है, पर इसको मॉनिटर करना, एक एक फंड को ध्यान से मॉनिटर करना, वो किस दिशा में जा रहा है, ये तय करेगा कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से मेंटेन कर पाता है। जी बिल्कुल। एम्बेसडर तुगनाक, आपने कहा कि जब ब्रिक्स देशों के विदिन, और इसमें अगर हम बिजनेस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, चीन और भारत या जो दूसरे देश हैं उनके बीच में किस तरह से जो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक दूसरे को बढ़ावा देना, आपने कहा कि जब तक एक दूसरे के कंपटीशन वाले मोड में रहेंगे, आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक उदाहरण दिया, तो उसको अगर हम इकोनॉमिक्स में भी जोड़े, बिजनेस में भी जोड़े, कम से कम हर फील्ड में एक बढ़ावा देने की या एक दूसरे पर फ्री डिपेंडेंसी जिसको कहते हैं कि वो बनी रहनी चाहिए। देखिए, चीज ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों होता है। ट्रस्ट डेफिसिट का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर में, आपके प्रभुत्व के ऊपर में जब किसी तरह की दबाव आता है, तब उस वक्त में आपका एक ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट होता है। तो अब चीन है जो मेन ड्राइवर एक तरह से कहिए, और भारत, ये दो मेजर ड्राइवर्स हैं ब्रिक्स के, आप ये देखें। तो अब अगर चीन और भारत के बीच में एक ये ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इसकी वजह से समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन उस सब के बावजूद चीन जो है भारत का दूसरे नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है वो चीन के फेवर में है। तो हमें उसको किस तरह से ब्रिज करना है, ये बायलैटरली डिसाइड होता है मेनली, ये ब्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं हो सकता है उस बात को। लेकिन ये है कि जो 4-5 कंट्रीज के बीच का ट्रेड है, अगर आप देखें तो वो मात्र 6% है सारे उनके एक्सटर्नल ट्रेड का। तो टोटल ट्रेड जो ब्रिक्स कंट्री बाहर से करते हैं उसका सिर्फ 6% आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है, और इसीलिए जब वो एक्सपेंशन होगा तो आपका वेट, ग्लोबल वेट उसमें और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी एम्बेसडर तुगनाक, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बता दें ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी सेट्स पर देख रहे हैं, ये सीधी पिक्चरें, तस्वीरें हैं इस समय जो 15वें ब्रिक्स समिट की अभी की ये तस्वीरें हैं कुछ समय पहले की, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से 5 देशों के प्रमुख जो हैं, दरअसल इसमें रूस की तरफ से अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं है, क्योंकि उनके बारे में ये बताया गया था पहले से ही, ये तय था कि वो इसमें वर्चुअली हिस्सा लेंगे। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं जो 5 देशों का रिप्रेजेंटेशन है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अगर कही जाए ब्रिक्स समिट की तो गलत नहीं होगा। हाँ, और देखें तो एकजुटता का प्रदर्शन सभी सदस्य देशों के शिखर नेताओं के द्वारा, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, शी जिनपिंग, ब्राजील के लूला डी सिल्वा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ रूस के विदेश मंत्री के तौर पर, वहाँ प्रतिनिधि के तौर पर, रूस के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे विदेश मंत्री एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं विश्व के एक ऐसे संगठन के प्रति जो कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 41% हिस्सा है, जो कि दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का तकरीबन 24% हिस्सा है। विश्व व्यापार में इन देशों की हिस्सेदारी तकरीबन 16% से ज्यादा है, और जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एक विकास के मुख्य ग्रोथ इंजन की तरह साबित हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां उद्घोष भी किया है कि भारत विश्व के ग्रोथ इंजन के रूप में काम करने के लिए तैयार। इस वैश्विक मंच को जितनी मजबूती प्रदान की जाए उसके लिए भारत पूरा सहयोग, समर्पण और सहर्ष देने के लिए, वो सब सहयोग देने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है कि किस तरीके से इस वैश्विक सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के अन्य सदस्य देशों, संगठन के सदस्य देशों के साथ इस नई शुरुआत कर रहे हैं। विश्व के एक समावेशी विश्व, समान इक्वल ऑर्डर वाले विश्व, और साथ ही साथ दरअसल अश्विनी जो बात एम्बेसडर तुगनाक कर रहे थे उसी से आपने कहा कि ये जो एकजुटता की तस्वीरें हैं, एम्बेसडर तुगनाक आप हमें सुन पा रहे होंगे कि ये जो एकजुटता की तस्वीरें हैं, दरअसल आप कह रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों होता है। ये जो एकजुटता है जो कम से कम ट्रेड, और जब हम व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं तो ये एकजुटता वहाँ भी इन सभी देशों की होनी चाहिए। आपने बताया केवल 6% ट्रेड है इन देशों का आपस में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस फोटो की सबसे खासियत यह है कि प्रधानमंत्री के दाईं तरफ जो तीनों लोग हैं वो तीनों G20 के समिट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये भी एक
इंटरेस्टिंग चीज है इस जी, फोटो के बारे में। हाँ, निश्चित तौर पर। देखिए, जहां तक ट्रेड की बात है, ये जनरली चाइना का ट्रेड ज्यादातर कंट्रीज के साथ में, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है या ट्रस्ट डेफिसिट है, या दूसरी दुनिया के कोई भी मुल्क हैं, तो वो सबके साथ में ज्यादातर वो चाइना का ट्रेड बढ़ा ही है, घटा नहीं है इस बीच में। तो ये एक आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी जो इंटरनल डिपेंडेंसी होती है दूसरे के ऊपर, उसका एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल एंड वैल्यू सप्लाई चेन्स, जिसके बारे में कल प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि वो जो ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स हैं उसको हमें डीपॉलिटिसाइज करना चाहिए, और उसके लिए ये रोबस्ट हों, रेजिलियंट हों और रिलायबल हों। इस तरह की जो ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन के लिए बहुत आवश्यक है, और उसी का हिस्सा है, उसी के चलते जो है आप एक ट्रस्ट डेफिसिट को कम कर सकते हैं। और हम भारत और चीन के बीच तो काफी सारे मैकेनिज्म्स हैं बायलैटरल, जिसके अंदर डिस्कशंस होते रहे हैं। लेकिन जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से ही जो है सबसे बड़ी समस्या दोनों मुल्कों के बीच में आई है। और अगर ये प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मान लीजिए बातचीत होती है, तो मैं समझता हूं कि उनको तो इनवाइट भी करेंगे G20 के लिए, लेकिन उसके अलावा जो मेजर मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, खासतौर से बॉर्डर का, उसके बारे में भी अवश्य बात होगी, और होपफुली कुछ सोल्यूशन पाया जाए। बिकॉज चीन भी ये समझता है कि भारत आज वो भारत नहीं है जो आज से 50-60 साल पहले था। जी निश्चित तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो इसका आयोजन 22 से 24 जून के मध्य जोहानिसबर्ग में हुआ है, आज उसके उद्घाटन सत्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने, शिखर नेताओं ने इस सम्मेलन में शिरकत करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। दुनिया की आबादी का तकरीबन 41% से ज़्यादा हिस्सा रखने वाले ये सदस्य देश हैं, और विश्व के व्यापार में तकरीबन 20% के आसपास इनका व्यापार का हिस्सा है। सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 1/4 हिस्सा इन सदस्य देशों का है। तो दक्षिण अफ्रीका और एक बहुत बड़ी आबादी जो है दुनिया की, हाँ, सबसे बड़ी आबादी अगर कहें तो तकरीबन 41% आबादी, तकरीबन 50% आबादी दुनिया की प्रतिनिधित्व करने वाले ये देश हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत, रूस और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील और चीन के शिखर नेता इस समय दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि कैसे बेहतर विश्व के निर्माण के लिए एक समावेशी और परस्पर सम्मानजनक स्थिति रखते हुए परस्पर समन्वयकारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं देश। निश्चित तौर पर इस पर शुभेंदु को जोड़ते हैं अपने साथ में। शुभेंदु, किस तरह से आज की जो प्लीनरी सेशन है उसके महत्व के बारे में आप जानकारी देंगे? ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, जिस गर्मजोशी के साथ 5 नेता खड़े हुए हैं। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं कुछ मायनों पर, लेकिन कम से कम एक मंच पर साथ है, और इस उद्देश्य के साथ है कि जो कम से कम जो अपने जो देश हैं उनकी जनता के लिए एक लार्जर इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो साथ खड़े हुए हैं। जी निखिल, एक रोचक तथ्य ये है कि ये जो लीडर्स की तस्वीर ली जाती है ऐसे समिट्स में, उसको फैमिली फोटो कहा जाता है। और हम लोग जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जैसे कि किसी भी फैमिली में हर किसी का एक दूसरे से संबंध एक बराबर नहीं होता, डिफरेंसेस होती हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन फिर भी आपका मकसद हमेशा ये होता है कि आपसी डिफरेंस कुछ भी हो, परिवार पे आंच नहीं आना चाहिए, फैमिली पे आंच नहीं आना चाहिए। उसी तरह विकासशील देशों का समूह भी है। जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है वो रियलिटी है, जो भारत चीन के बीच में डिफरेंसेस है बॉर्डर को लेकर, वो रियलिटी है, और उसको सुलझाने के लिए काम भी किया जा सकता है। लेकिन क्या हम डिफरेंसेस पे ही फोकस करेंगे? क्या हम कन्वर्जेंसेस जो हैं, जो एरियाज है जिसमें मिलके भारत और चीन काम कर सकते हैं, क्या उसको भूल के सिर्फ डिफरेंसेस की ही बात होगी? तो ये जो तस्वीर है ये उसी के बारे में है कि डिफरेंसेस को अपनी जगह रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन मिलके काम करने के जो मौके हैं, जो मंच हैं, वो उससे भी ज्यादा बड़े हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये ब्रिक्स वैसा ही एक मंच है जिसको, जो फैमिली फोटो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उसी को दर्शाता है कि डिफरेंसेस हो, कन्वर्जेंसेस हो, लेकिन जब विकासशील देश एक साथ आते हैं, जो 5 देश हैं एक साथ आते हैं, इनका साथ में मिलकर काम करना का इंप्लीकेशन बहुत बड़ा है। ये जो इसका जो विजन है, ये भारत से, चीन से, किसी एक देश से बहुत बड़ा है। ये पूरे ग्लोबल साउथ को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आने वाले समय में बातें तो जो भी प्रपोजल
प्रपोजल्स होते हैं वो कंसेंसस से होते हैं पांचों देशों के बीच में, और इसीलिए जो एक्सपेंशन होगा उसमें भी वही बात आती है कि भाई कंसेंसस किस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा, ये वाली बात भी देखनी होती है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। शुभेंदु, आपसे जानना चाहेंगे ऑन ग्राउंड कुछ जानकारी आप और दें। बायलैटरल्स को लेकर के भी जब ऐसे मंच होते हैं तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहता है, और उसके अलावा जो देशों का द्विपक्षीय संबंधों का एक एजेंडा रहता है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे जो सम्मेलन होते हैं वो भी सामने आते हैं। क्या जानकारी आप देंगे? जी, बायलैटरल्स का बहुत महत्व होता है ऐसे कांग्रेगेशन में, जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ ब्रिक्स के नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं बल्कि बाकी जो देश हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके भी नेता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूएन हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो बायलैटरल बातचीत का महत्व काफी बढ़ जाता है। काफी सेगमेंट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो बायलैटरल मीटिंग्स के लिए साउथ अफ्रीका के जो लीडर है प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, उनके साथ तो जो तस्वीरें आपने देखी पहले बायलैटरल हुई। इसके अलावा जो अफ्रीका के देश हैं, खासकर मोजाम्बिक है, इथियोपिया है, उनके साथ भी बायलैटरल का प्लान है। काफी सेगमेंट्स अभी खाली हैं, जिससे कि मतलब जैसे कंफर्मेशन आता है उन सेगमेंट्स में बायलैटरल होगी। अभी आज का दिन है, कल का दिन भी बाकी है, जबकि बायलैटरल की बातें होंगी। और जो बायलैटरल के भी जिन देशों के साथ हुआ, साउथ अफ्रीका, आने वाले समय में इथियोपिया, मोजाम्बिक, तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट के साथ एंगेज करने की जो प्राथमिकता है ब्रिक्स की और भारत की, उन दोनों पे उन दोनों पर्सपेक्टिव में ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। ब्रिक्स का इस बार का जो थीम है वो यही है कि ब्रिक्स और अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट थोड़ा सा और पास आके मिल के काम करें, इन्वेस्टमेंट्स हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेहतर बन सके, और उस दिशा में भारत काफी समय से बहुत अच्छा काम कर रहा है। एम्बेसडर त्रिगुनाथ भी हमें काफी बता सकते हैं उसके बारे में। जो हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो एक आईटेक इनिशिएटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो कि दूसरे देशों को जिनको जरूरत है ऐसी ट्रेनिंग की या सपोर्ट की, उनको सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स होता है इन सब एरियाज में वो अफ्रीका में होता है ऑलरेडी। तो जो इंगेजमेंट है अफ्रीका से, अफ्रीकन यूनियन को तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी अपील करी है कि उनको G20 का हिस्सा बनाया जाए। तो हमारी जो कमिटमेंट है अफ्रीका की तरफ, वो भी हमें देखने को मिल रही है इन बायलैटरल्स और फिलहाल इन एंगेजमेंट्स में। जी जी जी, एम्बेसडर त्रिगुनाथ, जब हम क्लोजर एंगेजमेंट्स की बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, किस तरह से इसको और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? और शुभेंदु ने आपका एक जिक्र भी किया कि आप बेहतर ढंग से बताएंगे अभी तक किस तरह से अफ्रीकन यूनियन के साथ भारत के संबंध, किस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज के साथ संबंध रहे हैं, और किस तरह इसको आगे बढ़ाने पर और जोर होगा? देखिए, जहां तक भारत और अफ्रीका की बात है तो इसको एक अम्बिलिकल रिलेशनशिप के रूप में माना जाता है, और भारत का बड़ा हिस्टोरिक, सिविलाइजेशनल, पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ज्यादा है। 1964 से लेकर के और आज तक जब ये आईटेक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम भारत का हुआ, उसमें अफ्रीका के देश जो हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक वहां पे पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क लॉन्च किया था कई साल पहले, जिसको अब आजकल नाम दूसरे ऊपर अपग्रेड कर दिया गया है। वो टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन के बारे में और ई गवर्नेंस के बारे में, आप सोचिए 2009 से तब से भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। हमारी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स होती हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत का शेयर एंड केयर वाला जो अप्रोच है वो एक सबसे ज्यादा, सारे देश उस बात को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। भारत ने जो सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो हैं हाई इम्पैक्ट सोशल प्रोजेक्ट्स हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग में हो, चाहे काउंटर टेररिज्म के लिए हो, 200 से ज्यादा इंडियन इंस्टीट्यूशंस में कंट्रीज के लोगों की ट्रेनिंग होती है। भारत ने पेंडेमिक के टाइम पे भारत ने जो वैक्सीन्स वगैरह और दवाइयां सप्लाई करी और लोगों को जो ट्रेन किया, उनके मेडिकल प्रोफेशनल्स को थ्रू दी वर्चुअल नेटवर्क्स एंड ऑल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको सारे अफ्रीकन कंट्रीज अच्छी तरह से उसको सपोर्ट करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चूंकि साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका ने थीम भी वही रखी है कि ब्रिक्स एंड अफ्रीका, और इसीलिए उन्होंने ज्यादातर अफ्रीकन मुल्कों को उसके अंदर शामिल करने के लिए बुलाया है।
तो ये एक बड़ी बात है। उससे लोगों को सारे मुल्कों को, प्रधानमंत्री भी कई कंट्री के लीडर्स के साथ में मिलेंगे जितना पॉसिबल होगा उसमें। तो भारत आज एक लीड ले रहा है, और जैसा शुभेंदु ने कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर होगी हमारी G20 प्रेसिडेंसी की, मेरे ख्याल से वो ये है कि अगर हम अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करा के G20 को G21 बना देते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये अफ्रीका के लिए भी और भारत के लिए बड़ी अच्छी एक जीत होगी। जी शुभेंदु, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अफ्रीका पर भी फोकस है और ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन का एजेंडे में भी कहीं ना कहीं देखें तो अगर जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें एंगेजमेंट विद अफ्रीकन कंट्रीज इसका एक प्रमुख हिस्सा है। भारत कहीं ना कहीं अफ्रीका में निवेश के लिहाज से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तेजी से वहाँ निवेश बढ़ा है। भारत वहाँ तेजी से अफ्रीकी देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर कर्ज देने वाली व्यवस्था में काफ़ी आगे है। 42 अफ्रीकी देशों को तकरीबन 204 लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए अब तक भारत ने $12 अरब से ज़्यादा की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। किस रूप से ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल करते हुए विश्व के सदस्य देशों की अन्य राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए बेहतर अफ्रीकी देशों से भारत के संबंध या फिर ब्रिक्स मंच का अफ्रीका के साथ संबंध, इसमें भारत की भूमिका किस रूप में देखते हैं? जी अश्विनी, भारत की भूमिका को अफ्रीका में समझने के लिए हमें थोड़ा अफ्रीका का जो जियोपॉलिटिक्स है एज अ कॉन्टिनेंट उसको थोड़ा समझना होगा। अफ्रीकन नेशंस जो बहुत रिसोर्स रिच हैं, जो साउथ अफ्रीका को एक एक्सेप्शन देके तो काफी देश जो विकास की इस दौड़ में कुछ पीछे रह गए हैं, जो अभी फूड इनसिक्योरिटी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ये सब बहुत मिनरल रिच कंट्रीज हैं, रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं। डायमंड हो, गोल्ड हो, प्रेशियस मेटल्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मिनरल्स हो, इन सभी कॉन्टेक्स्ट में अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत रिच है और बहुत उसमें उसका पोटेंशियल है। इस कारण से ये एक बहुत ही कंटेस्टेड स्पेस है पूरे जियोपॉलिटिक्स में। जितने बड़े देश हैं वो चाहते हैं कि अफ्रीका से जो है उनके संबंध बेहतर हो। कोई उन पे दबाव बनाना चाहता है, कोई उनसे दोस्ती करना चाहता है, कोई उनके रिसोर्स के लिए उनसे कनेक्ट करना चाहता है, और जो अफ्रीका के साथ अच्छे संबंध बना पाए वो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो इतना रिसोर्स का सोर्स है जैसे कि मैंने बताया। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम भारत की भूमिका देखें और किस तरीके की पार्टनरशिप, किस तरीके का मॉडल ऑफ फ्रेंडशिप भारत ने सामने रखा है, वो हमें समझना होगा। ये एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप का सबसे सुनहरा उदाहरण है। हम वहां जाते हैं रिसोर्स मांगने नहीं, वहां हम ह्यूमन रिसोर्स को हम ट्रेन करते हैं। वहां के जो यूथ हैं हम उनको वो स्किल्स दे रहे हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अपने देश को, अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। इसमें भारत सबसे अग्रसर है। हमारे यहाँ जो सक्सेसफुल इनोवेशंस हुए हैं, जैसे कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, यूपीआई बेस्ड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम होता है, आधार बेस्ड डेवलपमेंट डिलीवरी का जो मॉडल है वो भारत अब हमारी तरफ से देख के अब वो अफ्रीका तक पहुंचा रहा है। तो हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट फ्रेंडशिप का जो मॉडल है वो काफी अलग है अगर हम बाकी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन देखें अफ्रीका में जो आज के समय में हो रहा है। जी, इसी बात को बढ़ाते हुए आगे त्रिगुणायत जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शुभेंदु ने इशारे में कहा कि भारत, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, डिजिटल पेमेंट का क्षेत्र हो, ग्रीन डेवलपमेंट जैसे सेक्टर है, भारत वहाँ पर अफ्रीकी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन दुनिया की का नज़र वहाँ के संसाधन पर होती है, संसाधनों के दोहन पर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तरीके से कहा कि हम दोहन में नहीं, हम नर्चरिंग ऑफ और मिल्किंग में हम कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। परस्पर संबंधों में हम सम्मान की बात करते हैं। एक अफ्रीका को प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन वाले महाद्वीप के रूप में ललचाई दृष्टि से देखने की विश्व की कोशिश और कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथन करने की भारत की कोशिश, किस रूप में देखते हैं भारत की भूमिका वहां पर? देखिए, भारत की भूमिका के बारे में अगर आप देखें तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं ये कहूँगा, मैं सालों से, पहली पोस्टिंग से अफ्रीका में ही काम किया है मैंने बहुत साल। अफ्रीका में जो हमारी कोई एक कंसिस्टेंट पहले पॉलिसी नहीं थी, धीरे धीरे वो बस कैपेसिटी बिल्डिंग, वो एडॉक बिजनेस, ये सब चलता रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी जब युगांडा पार्लियामेंट में बोले
तो पहली बार हमने देखा कि भारत ने एक अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाई। 10 पॉइंट जो उन्होंने दिए, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स। हम अफ्रीका को नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, वो बताएंगे हमें कि उन्हें क्या चाहिए। और इसीलिए भारत की जो अप्रोच है, भारत की जो इज्जत है, जो गुडविल है, उस सबको अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं और इसीलिए वो भारत को अपना फ्रेंड मानते हैं और इसीलिए वो भारत के साथ सपोर्ट करते हैं हर समय। अब आप देखिए G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, तो सबको मालूम है कि समस्याएं क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, हमें उन लोगों से सुनना है। इसीलिए वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट हुई, उसमें उन्होंने अपने अपने विचार दिए। उन सब विचारों को एक तरह से केंद्रित करके भारत उसको कोशिश कर रहा है कि किस तरह G20 के प्लेटफॉर्म पर को रिफ्लेक्ट करे, उसको इंसर्ट कराए, चाहे वो डेट रिलीफ की बात हो या उनको और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, फंडिंग की बात हो, क्लाइमेट चेंज हो तो अगर से लड़ना है तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन फाइनेंस कैसे उनको पहुंचाया जाए। तो ये सारी जो सिचुएशन जितनी हैं ग्लोबल समस्याएं, उसमें भारत जो है ग्लोबल साउथ का, और ग्लोबल साउथ में अफ्रीका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो जो भी, ये बात सही कही शुभेंदु ने, कि जो भी मुल्क आगे अफ्रीका में, क्योंकि फ्यूचर इज अफ्रीका, आप ये देख लीजिए 2050 के बाद सबसे बड़ा यूथ डिविडेंड अफ्रीका में होने वाला है। तो अब अगर ये हमारे पर ट्रस्ट करते हैं और इस तरह की बात होती है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं एक दोनों की म्यूचुअली बेनिफिशियल एक समय और अवसर है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। शुभेंदु, आपसे समझना चाहेंगे, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की जब बात होती है, क्लाइमेट क्राइसिस की जब बात करते हैं और ये कहते हैं कि उस पर अर्जेंट जो है कहीं ना कहीं इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तमाम जो हमारे विकासशील मुल्क हैं और ब्रिक्स देश हैं, किस तरह से ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो ग्लोबल साउथ है उसका पर्सपेक्टिव इसमें आना चाहिए जब इंटरवेंशंस हो तो? जी बिल्कुल, ब्रिक्स का तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि गठन ही इसलिए हुआ है कि ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाया जा सके निखिल। और क्लाइमेट चेंज क्राइसिस जो है उसका हालांकि पूरी दुनिया में इसका असर हो रहा है। ये यूरोप में भी गर्मी ऐसी पड़ रही है कि पहले किसी ने ऐसा वहां मौसम नहीं देखा। लेकिन एक विकसित देश में जो जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है और जो एक गरीब देश में जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट है, उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो असर होता है वो काफी फर्क होता है। बिल्कुल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे यूरोप के लोगों पे के जीवन में कितना अंतर आएगा, और एक अफ्रीका के गरीब देश में जहां की शायद अनाज वगैरह भी अब वहां कई जगह पे होना बंद हो गया हो, उन पे कितना फर्क आएगा। वो जो डिफरेंस है उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है, और उसको एक्नॉलेज करने के बाद उस डिफरेंस को मिटिगेट करने की जरूरत है। आप मिटिगेट कैसे करेंगे? जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए स्टेप्स उठा पाए। आप क्लीन फ्यूल की बात करेंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आप अपने जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एक हिस्सा होना चाहिए क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स में, पर इन सभी के लिए स्पेशली इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस के लिए आपको फंडिंग चाहिए। क्लाइमेट चेंज की बात हम अब कब से, पेरिस क्लाइमेट चेंज की कितने सालों पहले वो कॉप मीटिंग हुई पेरिस में, कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई। जो विकसित देश ने करीब $100 बिलियन पर ईयर का एक वादा किया, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। जी जी, और वो पर ईयर की बात कर रहे थे। तो ऐसे समय में जो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई गरीब देश, कोई विकासशील देश जो अपने सारे वायदे करता है वो पूरे कर पाता है? तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अब बात हो रही है। अब क्राइसिस सबने मान लिया क्राइसिस है, अब आप बताइए कि इससे जूझे कैसे? उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, और ये विकसित देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने ये क्लाइमेट क्राइसिस में कंट्रीब्यूट किया है सबसे ज्यादा, कि वो इन देशों के साथ अपने फंड्स, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी शेयर करें। तो इसी बात पे ब्रिक्स में जब बातचीत है तो उस पे फोकस रहेगा निखिल। जी त्रिगुणायत जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी ब्रिक्स के जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की भी बैठक हुई थी पिछले वर्ष, उसके भी कुछ अपेक्षाएं थी, कुछ डिक्लेरेशंस हुए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत या धरातल पर नहीं दिखते हैं। किस तरीके से भारत का जो वर्तमान नेतृत्व है, जिस तरीके से पर्यावरण हितैषी नीतियाँ चल रहा है, जिस तरीके से लो कार्बन एमिशन भारत ने अपने लक्ष्य को 2030 के पहले ही उसको हासिल कर लिया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ का मंत्र देते हैं दुनिया को, भारत की विशेषज्ञता को या भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का मौका? देखिए, भारत ने इस वक्त में जो क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ाई है उसमें सबसे बड़ा एक सिरमौर बनने की कोशिश किया है।
भारत ने उसको एग्जाम्पल के साथ दिखाया है कि हम कैसे अपने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जीज में कैसे एनर्जी ट्रांजिशन ला सकते हैं। और चाहे वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का होता है को COP26, 27, 28 तीनों जगह हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जबकि शुरू में ये नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि हम 2070 तक अपना नेट जीरो कार्बन सब करेंगे। तो ये चीज, उसके अलावा भारत जो है किस चीज के लिए लड़ता है वहां पर? अपने लिए नहीं, भारत एक लार्ज इकोनॉमी है, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, R&D में भी इंटरेस्ट है। भारत लेता है कि जो $100 बिलियन जब जो डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिट किया है हर साल के लिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को उनको किस तरह सक्षम बनाएंगे ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर सकें अपना, तो वो चीज अभी तक नहीं हुई है। वो कंट्रीज अब पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने वादे पर हर बार मुकर जाते हैं। और अपना जो उनका, अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो सब जो कंट्रीज थे उन्होंने कोल के ऊपर फिर से वापस चले गए। तो एक लड़ाई जो होती है उससे भी काफी बड़ा पोल्यूशन होता है। तो ये सारे मुल्क अपने उससे बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये कि इसका सबका असर जो गरीब देश है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। और उसी के लिए भारत पूरी तरह कोशिश करता है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बहुत सारे मुल्क जो है अफ्रीका के भी उसके अंदर हैं। किस तरह से असिस्टेंस दिया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, भारत सब कंट्रीज को $2-2 मिलियन दे रहा है, वहां पर कंट्रीज के लिए देने को तैयार है। और तो वहां पे जो भी हम हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह की बायलैटरली, वो भी कर रहे हैं, और मल्टीलैटरली या जो इंटरनेशनल लेवल पे है वहां पे भी भारत एक बहुत बड़ी उनकी सशक्त आवाज बन के खड़ा हुआ है। जी शुभेंदु, जब हम क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी तरह का प्रेशर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी तरफ से उनकी तरफ से दिया जा सकता है कि जो जब सप्लाई चेन्स को फाइनेंस करने की बात हो, उनको एक नए सिरे से कहा जाए कि परिभाषित करने की बात हो, तो इस पर कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बने पूरी दुनिया में? बिल्कुल निखिल, एक बात तो यह है कि जब हम कहते हैं कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए जो उनको सपोर्ट क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी थी, एक तो ये हमारा स्टांस हो सकता है कि हम बैठे रहे हैं और कहते रहे कि हमें जो वादा किया था उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बलबूते पे आगे बढ़े, और वही ब्रिक्स के देश और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो कर रहे हैं, जिसमें भारत को एक लीडर की तरह जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच पे जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स है, जो खासकर क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में बड़े मुखर होकर वो बात उन्होंने करी है। पर इसके अलावा भारत ने एक लीडरशिप और भी दिखाई है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो इनोवेशंस हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भारत ने काफी अच्छा काम करके दिखाया है। न सिर्फ वो अब दुनिया में लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्रीज के नामों में जाना जाता है, बल्कि वो इस टेक्नोलॉजी को शेयर भी करता है। जो छोटे, हमने देखा जो छोटे आइलैंड देश हैं भारत के इंडियन ओशन में जो आइलैंड देश हैं, वहां पे आप LED बल्ब से लेकर जो हमारा सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमने वो वहां तक पहुंचाई है। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कोई विकसित देश उनको फंडिंग करेगा तब वो छोटे आइलैंड उस टेक्नोलॉजी, उस कॉन्टेक्स्ट को में, क्लाइमेट चेंज की कॉन्टेक्स्ट में उसमें जूझ पाएंगे। ठीक तरह से भारत अपने बलबूते पे जितना अच्छा कर पा रहा है वो वहां पे लीडरशिप कर रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री की जो लाइफ की फिलॉसफी है, आप विकसित देश में हो या आप विकासशील देश में हो, उस सभी में जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हर इंसान, हर इंडिविजुअल पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरती है कि वो अपने लाइफस्टाइल में वो चेंजेस करे, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को हम संभाल सके, उससे जूझ सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है भारत का इस दिशा। भारत का, और वो भारतीय जीवन शैली में भी दिखती है। जब हम पर्यावरण अनुकूल या फिर पर्यावरण हितैषी जीवन शैली की बात करते हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे, विशेष मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जो कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहानिसबर्ग में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां पर प्रारंभिक जो सत्र है, जो आरंभिक सत्र है, उद्घाटन सत्र है, उसमें वो शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से पांचों सदस्य देशों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया पूरी दुनिया के सामने एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए। और साथ ही साथ जो तस्वीर है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरह से एक जो ग्लोबल साउथ की एकता की जब हम बात करते हैं, ब्रिक्स की एकता की बात करते हैं, और जिस एकजुटता का आप की बात कर रहे थे, वो उसकी एक जीती जागती तस्वीर है। और एक जिसको कहते हैं कि एक नया पावर सेंटर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उस ऐसे ब्रिक्स देशों का सम्मेलन इस वक्त जारी है, प्लीनरी सेशन वहां पर चल रहा है। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष पल पल की जानकारी हमको दे रहे हैं, साथ ही साथ खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 22, 23 और 24 तारीख यानी कि आज दूसरा दिन है इस सम्मेलन का। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, SR तायल पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है एम्बेसडर तायल आपका। और अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, दरअसल क्लाइमेट चेंज से लेकर के इस पर जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है उस तक हमने चर्चा की। आपसे जानना चाहेंगे, जब हम क्लाइमेट चेंज में की बात करते हैं, किस तरह से ग्लोबल साउथ की जो अभिलाषा आकांक्षा है इस क्राइसिस को मैनेज करने में, जब उनकी भूमिका की बात कही जाए या उनकी जिम्मेदारी की बात कही जाए, तो ब्रिक्स देशों की चर्चा आप करेंगे इसमें? देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज तो एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है। और मैं समझता हूँ कि विश्व के सभी देश, चाहे वो विकसित हों या विकासशील हों, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। और इस धरती के भविष्य के लिए और मानव जाति के भविष्य के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको भी समझते हैं जी। पर बात ये आती है कि क्या क्या कदम उठाए जाएं और कौन क्या कदम उठाए। इसमें पेरिस एग्रीमेंट हुआ, वहाँ पे कुछ विकसित देशों ने कहा कि 100 बिलियन तो वो विकासशील देशों को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना भी आवश्यक है कि जो हरित टेक्नोलॉजी हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या कार्बन एमिशंस कम हो ग्लोबली और विकासशील देशों में भी। तो जो अब विकासशील देशों ने तो जो जलवायु परिवर्तन में उनका योगदान बहुत अधिक है नहीं, ये तो विकसित देशों ने ही किया, जो पिछले 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में किया जी। और उसका खामियाजा अब विकासशील देश भुगत रहे हैं। तो सब मिलकर काम करें, जैसा भारत ने अपना रास्ता दिखाया है कि जिस तरह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नई नई एनर्जी में हम अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। और विश्व के सामने एक मॉडल हम एक शायद पेश कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना के हम सब लोगों को साथ साथ ला रहे हैं। तो देखिए, अब इस समय कंपल्शन से तो कुछ हो नहीं सकता, ना विकासशील देश विकसित देशों को कंपेल कर सकते हैं, ना विकसित देश विकासशील देशों को कंपेल कर सकते हैं। पर अपनी अपनी जिम्मेदारी सब समझें और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करें। ये एक जो विश्व की एक एक्सपेक्टेशन है निश्चित तौर से। इस तरह देखिए, G7 हमेशा अपने कोशिश करता है कि कोई मानदंड स्थापित करे, कुछ और तरह तरह से वो ट्रेड के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। भारत ने अपने वो लक्ष्य पूरी दुनिया के सामने रखे हैं कि किस तरीके से भारत 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के स्रोत को सुनिश्चित करेगा। शुभेंदु, आपसे जानना चाहेंगे, जब भारत 2030 तक के अपने लक्ष्य को दुनिया के सामने रखता है, जब 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य पूरी दुनिया के सामने रखता है, सदस्य देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी भारत बताने की कोशिश करता है कि बेहतर इस प्लेनेट के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि इन भविष्य के ऊर्जा स्रोतों का निर्माण किया जाए। कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की चाहे बात हो, क्योंकि विकसित देशों के पास है, विकासशील देशों के पास नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है उसका ट्रांसफर या फिर उसका आदान प्रदान संभव हो सकेगा आगे की राह में?
जी बिल्कुल अश्विनी, हमें देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत किस तरीके का मॉडल ऑफ पार्टनरशिप, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रस्तुत करता है। भारत अभी एक विकासशील देश है, वो विकसित होने की आकांक्षा रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा भी है, जब आज़ादी के 100 साल हम लोग मनाएंगे तब तक हम एक विकसित देश बन चुके होंगे। लेकिन विकासशील देश होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो नहीं पीछे हटता है। जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का जो हम बात कर रहे हैं, जिसका जैसे एम्बेसडर ने बताया भी कि जिसका कारण कि आज हम ये जो 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की बात की गई है, इसमें भारत या जो विकासशील देश है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो नाम मात्र है। लेकिन जो विकसित देश हैं, जिन्होंने वाकई में इस जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस क्लाइमेट क्राइसिस के, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी तक वो रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। और ये हमें देखने को मिलता है कि वो जो चीजें कमिट करते हैं वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते हैं, अपनी कमिटमेंट्स पे वापस चले जाते हैं। जैसे अभी बात आई कि जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वापस हम देख रहे हैं कि कोल की तरफ चले जा रहे हैं काफी विकसित नेशन यूरोप के अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो जो एक रोड मैप तय करते हैं, वो रोड मैप अपने लिए अलग होता है, विकासशील देशों के लिए अलग होता है। लेकिन उसके अगेंस्ट भारत जो है वो जो कहता है वो करता है, और उसको करने में बाकी लोगों की भी मदद करता है। हमने कमिटमेंट करी जो अपनी जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशंस की, हम कैसे कम करेंगे। 2070 का हमने कार्बन न्यूट्रलिटी का भी हमने रखा है संदर्भ। काफी कम देश ऐसे हैं भारत जैसे जिन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट्स करी उससे ज्यादा करके दिखाया आज के समय में, जब हम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और ना सिर्फ हम खुद कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि ग्लोबल साउथ में जो आइलैंड कंट्रीज है, जो छोटे देश है, जिनके पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने की, डेवलप करने की शायद क्षमता ना हो, वहां हम सोलर प्लांट के द्वारा मदद कर रहे हैं। अभी इसी साल प्रधानमंत्री जब G7 की जब मीटिंग्स के लिए गए थे, क्वाड की मीटिंग्स के लिए जब गए थे जापान और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, तो पापुआ न्यू गिनी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये छोटा सा एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के पास में, इंडियन ओशन में। वहां पे भारत ने लार्ज स्केल जो है सोलर पैनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और उसमें भी एक जो खास बात है, वहां की जो महिलाएं हैं उनको एक ट्रेनिंग दी है कि वो सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे करें, कैसे उसको एक्सपैंड करें, और भारत उनकी मदद कर रहा है, उनको ट्रेनिंग कर रहा है, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। सोलर मामास के नाम से ये प्रोग्राम्स काफी प्रचलित हुआ। तो ये एक उदाहरण है कि भारत विकासशील देश होने के नाते चाहता तो सिर्फ अपने जो कंसर्न्स है, अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसकी भी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ भी जो ऐसे लोग हैं भारत में जिनको शायद काफी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की अभिलाषा है, जो अभी तक उनको नहीं मिली है, लेकिन भारत अपने विकास के साथ साथ जो बाकी देश हैं उनको सबको साथ में लेकर चल रहा है, जो कि बहुत खास है। ये मॉडल ऑफ लीडरशिप जो भारत प्रेजेंट करता है जलवायु परिवर्तन में। जी बिल्कुल, जब आपने भारत की इस पूरी जिसको कहते हैं कि जो उसको रणनीति कहिए या जो भारत का योगदान है वो कहिए, तो ये बात फिर से एक बार सामने आती है जब हम कहते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तो वसुधैव ही कुटुंबकम। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की बात होगी तो भारत की बात होगी, और भारत की जो नीति है वो वसुधैव कुटुंबकम है, वो हर जगह उसके नीतियों में दिखाई पड़ती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर जारी रहेगी। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 22, 23, 24 आज दूसरा दिन है जोहानिसबर्ग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में शामिल हुए सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। हमारे साथ जोहानिसबर्ग से हमारे संवाददाता शुभेंदु जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पूर्व राजनयिक SR तायल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक और खास मेहमान डॉक्टर सहेली चटराज जुड़ी हुई हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सहेली आपका भी। और दरअसल
इन्हीं विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने भारत चीन के संबंधों की भी चर्चा की और इसके साथ ही साथ तमाम जो दूसरे विषय हैं इससे जुड़े हुए ब्रिक्स के विस्तार पर चर्चा की, जो रिफॉर्म है मल्टीलैटरलिज्म को लेकर के उसको चर्चा की, और ये चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। और एक विषय जो मुझे लगता है कि शायद ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में अश्विनी हो, वो है कि ब्रिक्स में रूस की भूमिका, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि वो भी यूक्रेन संकट के मद्देनजर, यूक्रेन संकट के मद्देनजर और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए डॉक्टर सहेली किसी तरह का पीस प्लान आपको लगता है कि इसमें आ सकता है? जैसे हम लोग जानते हैं, ब्रिक्स जो एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका संगठन ऐसे ही हुआ था कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, रशिया वर्ल्ड की गैस स्टेशन, इंडिया वर्ल्ड की ऑफिस विद द रोबस्ट सर्विस सेक्टर, चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री। तो इसमें रूस का जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ब्रिक्स में अंदर हम लोग देखते हैं कि चीन का जो है, इससे पहले यूक्रेन और रशिया, रूस दोनों में से अच्छा संबंध रह चुका है। और ऑफ कोर्स लाइक अ पीस एंड स्टेबल जियोपॉलिटिक्स इज इन एवरीवनस इंटरेस्ट। सो उस हिसाब से ऑफ कोर्स लाइक स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया विल benefit the entire geopolitics. But अभी का जो सिचुएशन चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो चाइना के लिए भी अब मुश्किल है कि एक साइड ले। तो ऑफ कोर्स वी सी दैट चाइना इज मोर लीनिंग टुवर्ड्स रशिया इन दिस aspect. So we have to still wait and watch to see if there is a stable environment which comes in, but in recent future it looks quite difficult. जी जी जी, तायल साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी, जी बिल्कुल, उनकी भी टिप्पणी लेना चाहेंगे। तायल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने तस्वीरें देखी एकजुटता की, साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जिक्र जैसे इससे पहले किया गया कि यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष के बीच में ये आयोजन हो रहा है, पहली बार कोविड के बाद। किस तरीके से देखते, चाहे इंटरनेशनल सप्लाई चेन की बात हो या फिर भारत की स्पष्ट तरीके से तटस्थ रहने की नीति हो, और साथ ही साथ भारत की किसी भी गुट में न शामिल होने की नीति हो, ये प्रमुख मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सदस्य देश और या फिर इच्छुक सदस्य देशों के लिए भी स्पष्ट प्राथमिकता के तौर पर स्थापित किए जाते हैं। देखिए, विश्व के सब देश और ब्रिक्स में भी इस समय 5 देश मौजूद हैं। बाकी 4 रशिया के अलावा उन्होंने बहुत प्रयत्न अपनी अपनी तरह से किए हैं कि किसी तरह से यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो और उसका क्या रास्ता है वो खोजा जाए। चीन ने कुछ प्रयत्न किया था, अफ्रीका के सब देश और राष्ट्रपति रामफोसा भी गए थे, कीव भी गए थे, मॉस्को भी गए थे करीब 1-1.5 महीने पहले। और इस समय जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला, वो भी, उनकी रूस से भी दोस्ती है, क्योंकि पहले जो बोल्सोनारो थे वो शायद अमेरिका के साथ ज़्यादा थे और रूस के साथ उतना नहीं थे। तो मैं कहूँगा कि चारों देश रूस के मित्र हैं और यूक्रेन के भी मित्र हैं और चाहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, दिस इज नॉट एन era of war। पर कोई इस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं लगती। अगर आप ग्राउंड सिचुएशन को देखें, जिस तरह युद्ध तो शायद बढ़ता ही नजर आ रहा है यूक्रेन में। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के संदर्भ में कोई पीस की तरफ चलने की बात होगी। हाँ, उसके जो इकोनॉमिक जो उसका फॉल आउट है, चाहे वो एनर्जी पर हो, चाहे वो फ्यूल पर हो या फूड प्राइसेस पर हो, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में कि यूक्रेन का गेहूं ब्लैक सी से निकल पाए, वो उसने रद्द कर दिया है। और उससे दुनिया में गेहूं के दाम पहले ही बढ़ गए हैं, चावल के दाम भी बढ़ गए हैं, और इसका असर सबसे अधिक अफ्रीका पर पड़ेगा। कल अफ्रीका के सब देशों के साथ भी एक मीटिंग है, ग्लोबल साउथ की मीटिंग है, प्रधानमंत्री भी वहां पर होंगे। तो इन सब मुद्दों से किस तरह निपटा जाए, उस पर मैं समझता हूं कि बहुत चर्चा अवश्य होगी ब्रिक्स मीटिंग में। और चारों इकोनॉमीज बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, ब्राजील हो, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका में एक बहुत ऊंचा स्थान है। तो किस तरह से ब्रिक्स की जो, चाहे वो सप्लाई चेन्स हो, तो सप्लाई चेन में तो
चीन रिसीविंग एंड पर है, क्योंकि सब देश चाहते हैं कि चीन के ऊपर जो अधिक डिपेंडेंस हो गई है उसको कम किया जाए, और अपनी अपनी तरह से सब देश ये प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें एक देखिए चाइनीज एक्सपेंशनिज्म का मुद्दा भी है, जो देश भुगत रहे हैं, जैसे भारत भुगत रहा है, वो पर पीछे भारत के सोच में वो अवश्य होगा। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर सामने आती हैं। और ब्रिक्स का जो 2009 में बना था, तो उस समय इकोनॉमिक एंगल ही अवश्य अधिक था। 2008 की जो इकोनॉमिक संकट विश्व के सामने आया था, तो उसके दो तरह से उसका सामना करने का प्रयत्न किया गया था, क्योंकि G7 के 7 मुख्य देश ही दुनिया भर के आर्थिक किस तरह की नीतियां हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, वो डिसाइड करते थे। तो एक तरफ G20 बनाया गया, जिससे विकसित और विकासशील देश साथ मिलकर ये प्रयत्न करें कि आर्थिक संकट, इकोनॉमिक संकट को किस तरह विश्व के सामने हटाया जाए। और ब्रिक्स के जो 5 देश थे, जो विकासशील देश और रैपिडली उस समय जो बहुत तेजी से विकास कर रहे थे, वो अलग मिलकर भी ये प्रयत्न करें कि क्या मुद्दे हैं ग्लोबल साउथ के हैं, विकासशील देशों के हैं, जिनको विकसित देशों के सामने रखा जाए और G20 के सामने भी रखा जाए। तो मैं समझता हूँ ब्रिक्स में देखिए, अब भारत G20 का चेयरमैन है, और अब 9-10 सितंबर को ब्रिक्स G20 का भी सम्मेलन भारत में है। तो ब्रिक्स से जो आर्थिक नीतियों के संबंध में जो भी वहाँ विचार विमर्श होगा, जो वहाँ से निकलेगा, मैं समझता हूँ भारत और बाकी तीनों देश भी हैं वहाँ G20 में, वो सब मिलकर उस एजेंडा को G20 में भी बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और उसमें जैसा कि कहा गया है, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल एजेंसीज की बात आ रही है, फाइनेंसिंग का बहुत है कि विकासशील देशों को फाइनेंसिंग की आवश्यकता है, उनको निवेश की आवश्यकता है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या प्योर विकास का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो, उसको किस तरह बढ़ाया जाए। तो उस तरफ भी ब्रिक्स में जो चर्चा होगी, वो मैं समझता हूँ कि G20 के फाइनल जो डिस्कशंस होंगे, अब तो काफी हो चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं, उन पर भी उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी डॉक्टर सहेली, आपने देखा कि ब्रिक्स का जो एक व्यापारियों का व्यापार जो दरअसल उसमें जो अमेरिका के ऊपर कई कटाक्ष किए चीन के विदेश मंत्री ने, किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कि 5 देश एकजुट हुए हैं, उसके बावजूद अगर इसमें इस संगठन को कोई इस तरह से बनाना चाहे कि इसका कहीं ना कहीं उपयोग करे या इसको यूज करे एज ए इंस्ट्रूमेंट कि आगे दुनिया पर हम अपनी नीतियों को लाने के लिए, या यूएस के साथ जिस तरह से अपरोक्ष रूप से प्रहार किया, किस तरह से देखते हैं इसको? ब्रिक्स एक मल्टीलैटरल ग्रुपिंग की रूप में जैसे हम सबको पता है कि ब्रिक्स का जो मेन मुद्दा था वो यही था कि बिल्डिंग बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले अगर आपका यूएस आप देख सकते तो यूएस मोनोपोली था इस टोटल ग्लोबल इकोनॉमी पे, राइट? तो ब्रिक्स का संगठन ही इस रूप में हुआ गया था ताकि ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज जो है, इनके मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। और ब्रिक्स के पास ब्रिक्स का जो सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो ये है कि अगर आप सारे ब्रिक्स देशों को एक साथ इकट्ठा करें तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स देश दुनिया के आबादी के लगभग 42% से अधिक है, दुनिया के व्यापार की मात्रा के 30% से अधिक है, दुनिया की भूमि क्षेत्र का 1/4 हिस्सा, और दुनिया की सारे जो रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज है इसका ऑफ कोर्स 15% से ज्यादा हिस्सा है। तो ऑफ कोर्स अगर हम एज अ ग्रुपिंग देखें तो यूएस इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड as a grouping to counter the US hegemony in the economic in the global economics in इस हिस्से में। तो आज इसलिए ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि ये तीन जो कॉन्टिनेंट्स है इसके थ्रू ब्रिक्स स्प्रेड आउट है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है
it serves the interest of the developing nation and also has the potential कि ये international global governance जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इनका contribution है. So हमारे साथ एसआर तायल साहब भी है, उनका भी रुख इस मामले पर जानना चाहेंगे. तायल साहब, अगर देखें तो जो बिजनेस फोरम की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तरीके से भारत के दृष्टिकोण को रखा. जोहानिसबर्ग में रहते हुए भी शी जिनपिंग उस बैठक में नहीं जाते हैं. क्या संदेश दुनिया को देना चाहते हैं? एक दूसरा ये कि उनके जो प्रतिनिधि पहुंचे, बड़ा उन्होंने आक्रामक हमला किया, एक मंच को राजनीतिकरण करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि इस मंच का राजनीतिकरण करके अपने जिस रूप को चीन ने दुनिया के सामने रखा, उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहें. देखिए, बहुत ही आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंच गए थे, वहां थे जोहानिसबर्ग में, और जो चाइना के मीडिया में उस तरह दिखाया गया शुरू में जैसे कि वही बोले वहां पर वो नहीं आए और उनका भाषण पढ़ा गया. तो ये ना कहें कि उनके विदेश मंत्री या किसी और मंत्री का वो भाषण राष्ट्रपति का ही था, माना जाएगा जी, पढ़ा गया. तो पर जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से एक आक्रामक रूप अपनाया और एक वेस्ट का और नीतियों का उन्होंने उसका उल्लेख किया. देखिए, उनका तो उल्लेख करना मैं समझता हूं कि कुछ सैंक्शंस अनऑफिशियल उनके खिलाफ हैं, कुछ ऑफिशियल भी उनके खिलाफ हैं, रशिया के खिलाफ भी सैंक्शंस हैं. तो उनका वो उल्लेख अपने स्थिति में कर रहे थे, पर दुनिया के और देशों को उससे कोई लेना देना नहीं है. भारत हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो और ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई सैंक्शन नहीं है. ये सैंक्शन चाइना के ऊपर उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की वजह से है, उसको जो पूरी दुनिया के स्टेटस को थ्रेटन कर रहा है, पूरी दुनिया की विश्व की स्थिरता को थ्रेटन कर रहा है. और रशिया ने तो जो किया वो दुनिया जानती है. स्पेशल ऑपरेशन, तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग देखें, कहीं भी वोटिंग देखें, तो पूरा विश्व उसमें रशिया के साथ नहीं है. तो उनकी दोनों की अपनी परिस्थितियां हैं और उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा शायद वो दोनों देश स्वयं ही जिम्मेदार हैं. पर उसमें ग्लोबल साउथ को घसीटना या ब्रिक्स को घसीटना मैं समझता हूँ कि कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है. तो पूरे विश्व को और ब्रिक्स के और देशों को भाषण को सुन लेना चाहिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए. जो ये मुद्दे हैं जो वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और जैसा चीन के राष्ट्रपति ने कहा, क्या इस रूप में उनका विस्तारवादी आत्ममुग्ध स्वरूप नहीं दिखता है तायल साहब, कि जिस तरीके से एक वैश्विक समावेशी जो विकास के मंत्र के साथ इस मंच का इस्तेमाल किया गया, स्थापना की गई, उससे कहीं भटकाकर दबदबा बनाने की कोशिश? यही बहुत भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका का बहुत एक जिम्मेदारी है कि जो शुरू में जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिक्स का कि आर्थिक नीतियों के ऊपर बात करें और किस तरह जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, बड़ी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज हैं, उनके मुद्दे दुनिया के सामने रखे जाएं और विकसित देशों के सामने, G7 के सामने रखे जाएं. मैं समझता हूं कि जो भी अब जैसे एक्सपेंशन की बात हो रही है, नए मेंबर्स लाने की बात हो रही है, तो ये जो सेंट्रल फोकस है जो बना था जब ब्रिक्स, उस समय जो भी उसके बिंदु थे जिनके ऊपर जिस सोच के साथ ये बना था, उनको हमें हमेशा सामने रखना चाहिए. और जैसा मैंने कहा कि उनके अपने मुद्दे हैं, चीन के या रूस के भी अपने मुद्दे हैं इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है. पर उनको भुगतने के लिए वो पूरे विश्व के और देशों को अपने द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को उस पर अधिरोपित नहीं करना चाहिए जी. तो जिम्मेदारी भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका की होगी. जी बिल्कुल. और दरअसल यही सवाल मैं शुभेंदु से जानना चाहूंगा. शुभेंदु, आप वहां मौजूद हैं, कितनी बड़ी चुनौती इन बाकी बचे हुए 4 देशों के लिए है कि एजेंडा कहीं आगे चलकर ही क्यों ना सही डिरेल ना होने पाए? जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है निखिल, और यही कारण है कि जो एक्सपेंशन की बात है, नए मेंबर्स आने की बात है, ये करीब पिछले 1 साल से एक्टिवली डिलिबरेशंस चल रही है कि
नए मेंबर कौन हो, उनको लाने के जो गाइडलाइंस हो वो क्या हो, कौन से बिंदु होंगे जो प्रमुख होंगे जिनको क्वालिफाई करने की जरूरत होगी नए मेंबर्स को लाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। और इस समिट में इसमें कोई बड़ी बात निकल के आ सकती है, हो सकता है कि नए मेंबर्स का अनाउंसमेंट भी हो, लेकिन ये तो हमें मालूम है कि ये प्रोसेस बड़ा रिगरस बनाया गया है। ये कंसेंसस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब है कि अगर कोई एक भी 5 में से जो राष्ट्र है वो कहता है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ये देश मेंबर इस समय बने, तो वो मेंबर नहीं बन सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो फिल्टरेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसमें भारत, जो बाकी देश है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, इन सब की भूमिका बढ़ जाती है। खासकर जब आप बात कर रहे थे कि हमने देखा कल बड़ा ही अद्भुत था, शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चाइना के, हालांकि वो पहुंच गए थे समय से, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया बिजनेस समिट में। रात्रि का जो डिनर था उसमें भाग लिया, लेकिन वो बिजनेस समिट में मिस कर गए। और उनकी जगह जो कॉमर्स मिनिस्टर ने बात कही, वहां पे वो लक्षण दिख रहे थे कि किस तरीके से कोई वेपनाइज करे एक समूह को, कि हम अमेरिका को दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स का जो गठन हुआ था, ये अमेरिका को कुछ दिखाने के लिए नहीं हुआ था। ये गठन हुआ था कि जो विकासशील देश हैं वो किस तरीके से जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उस पे फोकस करके मिल के आगे बढ़े। तो इसीलिए जो वो वेपनाइजेशन वाला एक जो स्ट्रैटेजी है, उससे काफी बच के रहना होगा ब्रिक्स को, क्योंकि ब्रिक्स का होना ना होना आने वाले समय में उस पर आपको रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री संबोधित प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। एक्सेलेंसी राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा, एक्सेलेंसी राष्ट्रपति पुतिन, एक्सेलेंसी राष्ट्रपति शी, लेडीज एंड जेंटलमैन, 15वें ब्रिक्स समिट के भव्य आयोजन और हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रिय मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जोहानिसबर्ग जैसे खूबसूरत शहर में एक बार फिर आना मेरे और मेरे डेलीगेशन के लिए अत्यंत खुशी का विषय है। इस शहर का भारत के लोगों और भारत के इतिहास से पुराना गहरा संबंध है। यहां से कुछ दूर ही टॉल्स्टॉय फार्म है, जिसका निर्माण महात्मा गांधी ने 110 वर्ष पहले किया था। भारत, यूरेशिया और अफ्रीका के महान विचारों को जोड़कर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सौहार्द की मजबूत नींव रखी थी। एक्सेलेंसीज, पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने एक बहुत ही लंबी और शानदार यात्रा तय की है। इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स के माध्यम से हमने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का निर्माण किया है। ब्रिक्स सैटेलाइट, कॉन्स्टिलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा उत्पादों को पारंपरिक मान्यता जैसी पहलों से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यूथ समिट, ब्रिक्स गेम्स, थिंक टैंक काउंसिल जैसे इनिशिएटिव से हम सभी देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स एजेंडा को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे रिसर्च नेटवर्क, MSMEs के बीच करीबी सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस, स्टार्टअप फोरम जैसे कुछ सुझाव रखे थे। मुझे खुशी है कि इन विषयों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक्सेलेंसीज, हमारे करीबी सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए
मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला है स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? एक्सेलेंसी, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। मुझे विश्वास है कि सभी ब्रिक्स पार्टनर्स G20 में भी साथ है और सभी हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इन सभी प्रयासों को ब्रिक्स में भी विशेष स्थान दिए जाने से ग्लोबल साउथ के देशों को उनका आत्मबल और बढ़ेगा।
एक्सेलेंसी, भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, revitalizing economies, inspiring innovation, creating opportunities and shaping the future. हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. सीधा प्रसारण ये जोहानिसबर्ग से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लीनरी सेशन में अपने संबोधन में कहा कि भारत ब्रिक्स के इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस मंच पर अपने भूमिका बेहतर तरीके से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने नई परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि इसके पहले जब हमने अध्यक्षता की ब्रिक्स की तो हमने अलग तरीके से ब्रिक्स को हमने परिभाषित किया था। अब ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलिंग इकोनॉमी, क्रिएटिंग एंड शेपिंग फ्यूचर फॉर ग्लोबल अर्थ। और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रख के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हम तत्पर हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो सुझाव दिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। 5 बड़े सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। स्पेस के क्षेत्र में सहयोग, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बना हुआ है, ब्रिक्स स्पेस कंसोर्टियम एक बनाए जाने का प्रस्ताव उन्होंने दिया और कहा कि जिससे वेदर मॉनिटरिंग और जो दूसरी चीजें हैं सैटेलाइट मॉनिटरिंग वो हो सकेगी ग्लोबल गुड के लिए, विश्व के पूरे वसुधा के, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरे ग्लोबल गुड के लिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग करें। इसमें भी सोसाइटीज़ को, जो ब्रिक्स देशों के लोग हैं, जो इसके जो नागरिक हैं, उनको फ़ायदा होगा, सोसाइटीज़ के को फ्यूचर के लिए रेडी बनाने के लिए। और उन्होंने भारत का, इसमें भारत का के ऐप्स का और उसका भी जिक्र किया। जी, शिक्षा का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में विकसित किया गया है उसका लाभ पूरी सदस्य देशों को मिल सके, वहां के सदस्य देशों के लोगों को मिल सके, इसके लिए भारत प्रतिबद्ध है और प्रस्तुत भी है, सहज प्रस्तुत भी है। उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि स्किल मैपिंग की जानी चाहिए, एक दूसरे की सहायता। एक बात और महत्वपूर्ण उन्होंने कही, जो पॉइंट आपने बताया उसमें एक बात उन्होंने कही कि भारत ने बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं और उनको खुशी होगी कि वो जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनसे हम शेयर कर सके, उनको शेयर कर सके। जी, हर्ष भारत ने कहा कि हम उसको लोगों से साथ प्रस्तुत करने के लिए हम वो हैं। उन्होंने साथ कहा कि स्किल मैपिंग की जाए सदस्य देशों के बीच, आपसी सहयोग को देखते हुए मैपिंग, ताकि एक दूसरे की किस क्षमताओं का बोध किया जा सके, कहां पर जो ताकत है उसको एक साथ मिलकर ब्रिक्स देशों के विकास के लिए, ब्रिक्स देशों के नागरिकों के विकास के लिए किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सके। एक बात और जो बिग कैट्स को लेकर बोला है, आप बताना चाह रहे हैं? जिस तरीके का उनका प्रेम है बिग कैट्स के साथ, भारत में अफ्रीकी देशों से ही लाए गए जानवरों को यहाँ पर छोड़ा गया। तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का जो बिग कैट इंटरनेशनल अलायंस है, ब्रिक देश उसमें भी अपना बेहतर योगदान कर सकते हैं, क्योंकि शेर और इससे जुड़ी हुई 5 देश ऐसे हैं जहां पर बिग कैट्स की अलग-अलग प्रजातियां हैं शेर और इनसे समुदाय से संबंधित जानवरों की, तो उनके संरक्षण के लिए। तो बात देखिए, अगर देखें तो केवल इकोनॉमी नहीं, केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं, जो मैं बात कर रहा हूं कि केवल टेक्नोलॉजी नहीं, केवल इकोनॉमी नहीं, केवल जलवायु नहीं, जानवरों का भी संरक्षण। कई ऐसे मुद्दे आए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवायु के प्रति संवेदनशीलता तो आती ही है। दुनिया ये देखती है कि मानव कल्याण के साथ साथ, विश्व कल्याण के साथ साथ पशुओं का कल्याण, जानवरों का कल्याण, उनका संरक्षण हो, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो सुनिश्चित करते हैं। जी बिल्कुल, जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो उसमें जो जीव जगत है वो पूरा जीव जगत उसमें शामिल होता है। और जब प्रधानमंत्री ने इतने सारे विषयों की बात की तो उन्होंने स्वास्थ्य की भी बात की। दरअसल उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बनाने की बात कही कि जो सारे देश और खासतौर पर चीन है, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, ब्राजील है, वो जो है वहाँ पर जो
ट्रेडिशनल मेडिसिन है, और भारत ऑब्वियसली जो भारत जैसा देश है, ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि खजाना जो है वो भारत में है, और ऐसे में सारे देश मिल करके एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भी आगे आए और अपने नागरिकों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए भी प्रधानमंत्री चंद दिन पहले ही अभी गुजरात में जब G20 स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का इंटरनेशनल पहला कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया भारत के तत्वावधान में, जिसमें WHO के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद रहे। तो स्पष्ट तरीके से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि हम अपने योग्यता को, हम अपनी क्षमताओं को, हम अपने टेक्नोलॉजी को, हम अपनी तकनीक को बेहतर इस्तेमाल करते हुए, परस्पर एक दूसरे को देते हुए बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और समर्पित भी। एक और विषय जिसके विषय में हम लोग काफी देर से अपने मेहमानों के साथ में, और शुभेंदु जो हमारे संवाददाता वहां पर लाइव कवरेज पे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने किया है। इसका जिक्र उन्होंने कहा कि भारत ने इसका प्रस्ताव किया है, और उन्होंने कहा कि सभी देश इस पर साथ पे है, और उन्होंने विश्वास जताया कि अफ्रीकन यूनियन शायद जल्द ही G20 का एक सदस्य का उसका जो विस्तार है G20 का वो हो सके। भारत का नजरिया भी समूचे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और सम्मानजनक समान आधार पर संबंधों को विकसित करने की है। और स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि भारत विस्तार के समर्थन में है, लेकिन ये समर्थन आम सहमति से ही होगा और कंसेंसस से ही होगा। विस्तार संगठन का हो, मंच का हो, इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक समुदाय का हो, बेहतर है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं विशेषज्ञ राय के लिए, और जोहानिसबर्ग से शुभेंदु जुड़े हुए हैं। जोहानिसबर्ग से शुभेंदु जुड़े हैं। शुभेंदु में हमारे लिए खास ही हैं, खास मेहमान इसलिए भी क्योंकि ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत स्वागत है शुभेंदु, एक बार फिर से आपका। शुभेंदु, देखें जिस तरीके से हम आपसे भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन सबसे पहले SR तायल साहब से लेंगे। SR तायल साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संबोधन रहा, 5 उन्होंने स्पष्ट सुझाव दिए और उन्होंने नई परिभाषा भी गढ़ी ब्रिक्स का, जिसमें उन्होंने कहा ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलिंग इकोनॉमी, क्रिएटिंग एंड शेपिंग फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। किस रूप में देखते इस संबोधन को? स्पष्ट नीति, स्पष्ट तरीके से दुनिया को भारत के मंतव्य का बोध। देखिए, जो सबसे अच्छी बात प्रधानमंत्री के संबोधन में है कि प्रधानमंत्री का संबोधन ये नहीं था कि दूसरे देश क्या करें या हम क्या दूसरे देशों की अपेक्षा करते हैं। जो भी उन्होंने सजेशन दिए 5 और बड़े विस्तार से दिए, वो हमारे अपने अनुभव पर बेस्ड है, हमारे अपने अचीवमेंट्स पर बेस्ड है, हमारे देश की क्या क्या क्षमता है उस पर बेस्ड है। चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, देखिए आज ही चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो उस तरफ किस तरह, और उसमें हमारी क्षमता और ब्रिक्स के देशों से, रशिया और चाइना की भी है पर से ज़्यादा है, ग्लोबल साउथ से ज़्यादा है। और पहले भी भारत ने दूसरे देशों के बच्चों के सैटेलाइट्स को अपने प्रक्षेपण उसके द्वारा स्पेस में भेजा है, तो वहाँ हमने काम किया है। जिस तरह स्किल डेवलपमेंट, देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा विकासशील देशों के सामने है कि हम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, यंग पॉपुलेशन है, और किस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाए कि जो नई जनरेशन सामने आ रही है उसका एक काम करने की क्षमता भी हो और अपॉर्चुनिटीज भी हो। तो लगातार अटल टिंकरिंग लैब्स की नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या स्टार्टअप्स आए, नए दिमाग में जो आता है वो उसको प्रैक्टिकल करने में आसानी रहे। तो ये सब हमारे अपने अनुभव हैं और उससे देश हमारा आगे बढ़ रहा है। 7% से अधिक GDP बढ़ रहा है। बिग कैट्स तो जब चीता हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, एक बिल्कुल नई चीज हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, और उसमें नामीबिया ने साथ दिया, साउथ अफ्रीका ने साथ दिया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरा एक मेनू जो दिया नए सुझावों का, वो अनुभव के ऊपर है। उसमें भारत अपना योगदान कर सकता है और सब देशों को साथ लेकर चल सकता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। डॉक्टर सहेली, आपसे अगर हम चाहें कि आप इसको आप किन शब्दों में सम अप करेंगी प्रधानमंत्री के जो सजेशंस हैं स्पेस के क्षेत्र में सहयोग की बात कही उन्होंने, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के सहयोग से लेकर के वो मेडिसिन जो लोकल मेडिसिन जो है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसमें आपसी सहयोग तक की बात की प्रधानमंत्री ने।
जी, ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भारत हमेशा ही अपना यूनिक पॉइंट हमेशा रखते हैं। जैसे इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि ब्रेकिंग बैरियर शेपिंग फ्यूचर्स, और स्पेशली ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में कुछ पिछले हफ्ते कोई गुजरात में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये पहली बार WHO और आयुष मंत्रालय की कोलैबोरेशन में कंडक्ट किया गया, जहां पे हर एक देश से लोग आए थे। और ट्रेडिशनल मेडिसिन न केवल भारत के लिए और ब्राजील के लिए, साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो उन्होंने डाइवर्सिटी की बात बताया, तो जैसे आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया के, भारत के, जिसके लिए हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत आगे हैं, क्योंकि भारत सिर्फ एक मोनोलिथिक या होमोजेनस कल्चर नहीं आगे लाते, बट एक डाइवर्सिटी लाते हैं। सिमिलरली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेस का। जैसे हम देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम पहले स्पेस में हमने पूरा FDI अब अलाउ कर दिया है, जो पहले कुछ परसेंट ही अलाउ था, अभी 100% हम FDI अलाउ किए हैं। और स्पेस के सेक्टर में भारत बहुत सारे देशों के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रोविजन आगे दिया है। एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रधानमंत्री जी ने बताया, अफ्रीका को उन्होंने G20 की मेंबरशिप के लिए जो इनविटेशन दिया है, तो अफ्रीका ना केवल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से, बल्कि अफ्रीका बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका UN की एक लार्जेस्ट ग्रुपिंग है, जिनमें 55 मेंबर स्टेट है और सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तरीके से ये कहा भी कि अगर अफ्रीका एक सदस्य, पूरा यूनियन अगर देखे तो एक सदस्य रूप में शामिल होगा तो बेहतर ही होगा। चलते चलते शुभेंदु आपसे टिप्पणी लेंगे, चाहे स्पेस सेक्टर में सहयोग की बात हो या फिर बिग कैट के कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और साथ ही साथ उनके संरक्षण की बात, किस रूप में देखते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो या फिर नया एब्रिविएशन प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है जिसमें वो ब्रेकिंग बैरियर्स और शेपिंग फ्यूचर की बात करते हैं, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमी की। और इन सबको संक्षेप में बताना है शुभेंदु, आपके लिए ये भी एक चैलेंज है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने आज बताई, उसमें जो चीज उभर के आई, जो खासकर ब्रिक्स के विजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी इंटरवेंशंस उन्होंने दिए, उन्होंने कहा दीज आर फॉर ग्लोबल गुड। ये किसी एक देश या एक समूह के लिए नहीं है, ये ग्लोबल गुड के लिए है। उससे जो ब्रिक्स का विजन है वो एक बार फिर से बड़ा साफ हो जाता है पूरी दुनिया के सामने। जो डाइवर्सिटी की बात मैम ने एम्फेसाइज करी वो बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया ब्रिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम डाइवर्सिटी। कहने का मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि भारत जो है डाइवर्सिटी को चैलेंज नहीं मानता है, अपॉर्चुनिटी मानता है। डाइवर्सिटी भारत के अंदर की भी हो सकती है, डाइवर्सिटी ब्रिक्स देशों की भी हो सकती है, डाइवर्सिटी ग्लोबल साउथ की भी हो सकती है, और डाइवर्सिटी पूरे हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की भी हो सकती है। और उन्होंने रिटरेट किया जो G20 का विजन है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। वहां हम फिर से देखते हैं कि भारत इस समूह को कैसे देखता है। वो एक ब्रिक्स को एक प्लेटफॉर्म की तरह देखता है, एक विजन स्टेटमेंट की तरह देखता है, जहां पे मल्टीपोलैरिटी, जहां डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन होता है, जहां पे सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सबको साथ लेके चलने पे मिलती है। तो आई थिंक वो एक जो मैसेज है वो भी बड़ी साफ तौर से प्रधानमंत्री ने आज दिया है। जी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का संदेश आज ब्रिक्स के मंच से गूंजा है, वो बहुत सारे, बल्कि ये कहा जाए कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है। और जो 5 सजेशंस प्रधानमंत्री ने दिए वो भी निश्चित तौर पर उनको आत्मसात करने की कोशिश करेगा ब्रिक्स का मंच। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, एम्बेसडर SR तायल, डॉक्टर सहेली चट्टराज आपका भी, और शुभेंदु हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और आगे भी वो इस सम्मेलन से जुड़ी हुई जो जानकारी वो देते रहेंगे। शुभेंदु, फिलहाल आपका शुक्रिया। इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। मन की बात है जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की,
उम्मीदें